दोस्तों नमस्कार, अभिमन्यु बोल रहा हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री करने वाले हैं और पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री बिहार का ख़त्म कर देंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो के बाद में आपका 10 नंबर पक्का कंफर्म हो जाएगा दोस्तों 71st बीपीएससी के लिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे वेटेज की बात करेंगे तो जो बिहार स्पेशल में बिहार का जो आधुनिक इतिहास है उसे 10 क्वेश्चन के आसपास में आता है। और इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, पूरा रिसर्च करके एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट आप लोग के लिए बना दिया है। और इसी को अगर आप लोग कवर कर लीजिएगा, पूरा चीज़ आपका एक भी नहीं छूटेगा दोस्तों। उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग करने वाले हैं इसमें, ताकि आपको भी एक एश्योरेंस मिल जाए कि भाई साहब कुछ नहीं छूटेगा। सबसे पहले तो हम लोग 1857 का ही जो सिपाही विद्रोह है उसको करेंगे। और बिहार में मतलब चूंकि ये बिहार का आधुनिक इतिहास है, तो बिहार के रेफरेंस में चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, बिहार को जूम इन करेंगे इसमें। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो सेपरेट बिहार का एक जो पूरा अवधारणा बनता है, एक जो पूरा डिमांड उभर के आता है कि बिहार को बंगाल से अलग करने का, तो उसमें कौन कौन से नेता हुए, कौन कौन से शुरुआत में कॉन्फ्रेंसेस सम्मेलन वगैरह हुए, वो सब की बातें करेंगे हम लोग। उसके बाद में अगर सेपरेट बिहार, आपको पता है 1912 तक इसका मुहिम चलता है और फाइनली हमारा आज़ाद होता है, अलग होता है बिहार। उसके बाद में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो सेपरेट बिहार के बाद में आपको 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। उसके बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है, असहयोग आंदोलन होता है। असहयोग आंदोलन के पैरेलल में यहाँ पे आपको किसान मूवमेंट शुरू हो चुका है। शुरुआत में दरभंगा मधुबनी वाले क्षेत्र में स्वामी विद्यानंद लीड करते हैं, बाद में स्वामी सहजानंद हमारे इस भारत के पटल पे बहुत ही अग्रणी किसान नेता उभर के आते हैं। ठीक है, तो ये सब भी हम लोग बात करेंगे। और भी लीडर्स थे अलग अलग जगह पे जो आंदोलन कर रहे हैं। उसके बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और बिहार में किस तरीके से इस आंदोलन को नेतृत्व में कौन कौन लोग थे और कैसे कैसे ये आंदोलन बिहार में हुआ। उसके बाद में आप देखेंगे कि जो बिहार में कांग्रेस की सरकार रही 2 साल तक, 1936 से 1939 के आसपास तक, उसमें किसकी सरकार रही, क्या रही, वो हम लोग बात करेंगे। बिहार में कांग्रेस की जो सरकार रही, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसी को हम लोग दोस्तों अगस्त क्रांति के भी नाम से जानते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जब हम लोग बिहार के इतिहास की बात करते हैं, क्योंकि इसी आंदोलन में, इसी भारत छोड़ो आंदोलन में हमारे बिहार के वीर सपूत जयप्रकाश नारायण ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। जब कांग्रेस के जितने भी शीर्ष नेता लोग थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेता लोग थे, जब उनको मतलब अरेस्ट करके जो है जेल में डाल दिया था, तब जयप्रकाश नारायण और बाकी जो यंग लीडर्स थे, उन्होंने इस आंदोलन को नेतृत्व दिया और जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल भी हुआ। तो क्विट इंडिया मूवमेंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आप देखिएगा कि कांग्रेस के सेशंस, जहां तक हम लोग बात करें जिसका कि बिहार से कोई ताल्लुक है, तो उन कांग्रेस के सेशंस को भी हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों हम लोग आज करेंगे और इसके बाद में आपको एक भी क्वेश्चन कभी गलत होने का चांस नहीं बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 1857 के विद्रोह से। दोस्तों आपको पता है कि 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में ये स्टार्ट होता है। और अगर हम लोग बिहार की बात करें, क्योंकि देखिए उस समय में बिहार में झारखंड भी था, उस समय बिहार में झारखंड भी था, तो देवघर का रोहिणी करके जगह है जहाँ पे 32nd नेटिव इन्फेंट्री का हमला हो जाता है। वहाँ के जो भी मेजर और बाकी जो आर्मी के सुपीरियर पीपल हैं उन पे हमला करते हैं 3 लोग, अमानत अली, सलामत अली और शेख हारून। ये 3 लोग हैं जिन्होंने 3 लोगों पे हमला किया, मेजर मैकडोनाल्ड, नॉर्मन लेस्ली और डॉक्टर ग्रांट। इसमें लेस्ली तो मारा गया, लेकिन मेजर मैकडोनाल्ड बहुत ही ज़्यादा जो है इस पे गुस्सा हो गया और इन तीनों को इसने बहुत ही बेरहमी से फांसी के घाट उतार दिया। तो 12 जून की वो दिन है दोस्तों जब नॉर्मन लेस्ली मारा जाता है। 12 जून ये देवघर में हो रहा है। अब देखो विद्रोह का बिगुल जो है वो बज गया है, फूंक दिया गया है। 20 जून को, एक हफ्ता के लगभग बाद, पटना में, उस समय पटना के कमिश्नर आपके हैं विलियम टेलर। ठीक है, विलियम टेलर हैं। अच्छा, जो अंग्रेजी मीडियम वाले हैं आप लोग खुद समझिए इस बात को, विलियम टेलर, ठीक है, ये पटना के कमिश्नर हैं। ये क्या करते हैं, 20 जून को कुछ मौलवी लोगों को बुलाते हैं कि आइए थोड़ा सा हम आपको जो है खाने पे बुला रहे हैं, कुछ चर्चा विमर्श करेंगे। और आपको पता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें बहुत सारे जो है ना, मतलब
मुस्लिम लीडर्स भी आगे बढ़ के आए, राइट। और इसीलिए आप अगर देखोगे कि पीर अली पटना में, चाहे और भी जगह जैसे ये मौलवी हैं, और भी जगह जो है बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स उभर के आए। इसमें आप देखिएगा कि ये विलियम टेलर क्या करता है कि मौलवी मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला और वैजुल हक को ये क्या करता है कि भाई साहब खाने पे बुलाता है, उसके बाद में गिरफ्तार कर देता है वहीं पे। और ये बहुत ही कायरता वाला स्टेप बोला जाता है इसका। लेकिन विलियम टेलर जो है ये काम करता है क्योंकि इसको डर है कि ये मौलवी लोग लोगों को उकसाएंगे। और उसी समय में 20 जून के आसपास में ही अगले दिन बोला जाता है कि जितने भी लोगों के पास हथियार है वो आप वापस दे दीजिए, ये सारी चीज़ें होती है। इसी के साथ में अगर आप देखिएगा अब 3 जुलाई को पटना में ये सब चीज़ें हो रही हैं। और वहाँ पे पटना में एक बहुत ही फेमस किताब के विक्रेता हैं जिनका नाम है पीर अली खां। पीर अली खां बहुत ही बड़े पुस्तक के विक्रेता हैं। अब आज के ज़माने में नहीं पुस्तक के विक्रेता कि ये एनसीईआरटी या चंपक आनंदन ये सब बेच रहे हैं, ना ना ना। उस समय के पुस्तक के विक्रेता का मतलब ये हुआ दोस्तों कि वो खुद भी रीडर थे, खुद भी जो है पुस्तकों को पढ़ते थे और क्रांतिकारी पुस्तकों को जो है लोगों तक पहुंचाते थे। उनका एक जो है बहुत ही सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ये सब चलता था। तो किताब विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में 3 जुलाई को पटना में पूरा एक अंग्रेजों पे हमला होता है जिसमें ओपीएम एजेंट डॉक्टर लायल की मौत हो जाती है। इसके बाद में अंग्रेज लोग बहुत ही ज़्यादा उग्र हो जाते हैं और कुछ दिन बाद 7 जुलाई को पीर अली समेत और भी 21 लोगों को फांसी की सजा दे दी जाती है। बहुत ही ज़्यादा निर्मम तरीके से लोगों को इसने मारा अंग्रेजों ने। 25 जुलाई को, अब 3 जुलाई को ये हो गया है दोस्तों, आप थोड़ा सा समझते चलिए। 25 जुलाई को दानापुर में क्या होता है, दानापुर का कैंटोनमेंट दोस्तों बहुत ही पुराना कैंटोनमेंट है, दानापुर कैंट। यहाँ का जो 3 रेजिमेंट है ये सब याद रखेंगे, 7वीं 8वीं और 40वीं रेजिमेंट द्वारा विद्रोह हो जाता है। और इसमें बोला जाता है कि भाई साहब ये तो विद्रोह 25 जुलाई को करते हैं, उसके बाद में अगले दिन शाहबाद की ओर ये कूच कर जाते हैं। शाहबाद अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये आरा के रीजन में इधर में है, आरा वाले रीजन में है। और यहाँ पे शाहबाद के रीजन में अभी एक जमींदार, बूढ़े जमींदार जो है वहाँ पे राज कर रहे हैं जिनका नाम सरदार कुंवर सिंह है। 80 वर्ष की उनकी आयु है। और जब ये दानापुर से सैनिक लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उनको कुंवर सिंह को बोलते हैं कि अब जो है आपके नेतृत्व में हम लोग लड़ाई को जारी रखेंगे। और देखिए यहाँ पे ये कुंवर सिंह है, अब बाकी जो है लोग इनके पीछे खड़े हैं। तो इस तरीके से कुंवर सिंह को नेतृत्व का अब मौका मिलता है। कुंवर सिंह के बारे में थोड़ा सा दोस्तों अगर हम आपको बात बताएं, जब आप इनके बारे में पढ़िएगा तो ये थोड़ा सा नालायक किस्म के इंसान थे बचपन में। इनके पिता साहबजादा सिंह, क्या नाम है इनके पिता का, साहबजादा सिंह, बहुत ही परेशान रहते थे क्योंकि ये सबसे बड़े बेटा थे कुंवर सिंह, लेकिन ये पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, इधर उधर में ही रहते थे। तो अगर आप देखेंगे कि कुंवर सिंह की बात करें तो ये पढ़ लिख नहीं पाए, ये अनपढ़ थे। और इसीलिए शुरुआत में क्या होता था कि इनको कोई मूर्ख वगैरह बना देता था किसी चीज़ को लेके। भाई अब आपको जब पढ़े लिखे नहीं है तो थोड़ा सा मूर्ख बनाना ज़्यादा आसान हो जाता है। और इस वजह से इनके ऊपर में बहुत ज़्यादा कर्जा वगैरह भी हो गया, ठीक है। इसके वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है इनके ऊपर में कर्जा वगैरह भी हो गया। और जब कर्जा वगैरह हुआ तो कर्जा के तले दबते चले गए, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि उस समय में जो विलियम टेलर है पटना के कमिश्नर, वो इनके दोस्त थे। तो उनसे पूछते भी हैं कि भाई आप बताइए कि हम इसमें क्या करें, कैसे जो है हम इस कर्जा से बाहर आए। तो विलियम टेलर इनको समझाते हैं कि देखिए ऐसे ऐसे कीजिए, थोड़ा थोड़ा कर्जा लेके और उसको पैसा लेके और उसको कर्जा को ख़त्म कीजिए। एनीवे ये सब चीज़ें होती है दोस्तों, लेकिन फाइनली इनका एक पुनर्जन्म होता है जब ये 1857 का विद्रोह होता है। और जब कुंवर सिंह एक नेता के रूप में, एक लीडर के रूप में जब उभर के आते हैं तो ये अलग ही लेवल का मचाते हैं। आप देखिए क्या होता है कि 27 जुलाई को, 25 जुलाई को ये दानापुर में होता है, 26 जुलाई को ये लोग आते हैं, 27 जुलाई को ये लोग आरा हाउस करके एक जगह है दोस्तों जो कि पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव और ये सब का पूरा हब था। आरा हाउस को ये लोग सीज कर लेता है, जो कुंवर सिंह के नेतृत्व में सारे लोग सीज कर लेते हैं और कुछ दिन तक इसको सीज किए रहते हैं। अंदर में लोग हैं, उनको ट्रैप किया हुआ है। अब वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, 50-60 लोग जो हैं, और बीच में पूरा एकदम गोलीबारी चल रही है। ये लोग बाहर से हैं कि अंदर जाएंगे तो पता नहीं वो मार उड़ देगा। वो लोग अंदर वाले बाहर नहीं आ पा रहे हैं कि भाई वहाँ पे विद्रोही सब खड़ा है।
ठीक है। तो सीज ऑफ आरा बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। 27 जुलाई से 3 अगस्त तक लगभग 8 दिन के साथ 8 दिन तक ये रहा। अब ये सीज ऑफ आरा को खत्म करने के लिए पहले एक कैप्टन डनबर के नेतृत्व में एक टीम भेजी जाती है। किसके नेतृत्व में? कैप्टन डनबर के नेतृत्व में। और लेकिन ये इसकी पराजय होती है, ये हार जाता है और इसकी मौत हो जाती है। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो कुंवर सिंह गुरिल्ला टैक्टिक्स में बहुत ज़्यादा जो है पारंगत है। पहले कोई भी अगर आ रहा है तो चुपचाप छुप जाएंगे जंगल में सब कोई, और अचानक से हमला बोल देते थे। तो कैप्टन डनबर का मौत हो गया। उसके बाद में फिर अगली पलटन आती है मेजर विंसेंट आयर की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नाम विंसेंट आयर, ये याद रखना दोस्तों, मेजर विंसेंट आयर। ठीक है। कैप्टन डनबर फ्लॉप, विंसेंट आयर जब आते हैं तो बीबीगंज जो है, बैटल ऑफ बीबीगंज ये होता है, और इसमें कुंवर सिंह को पराजय का सामना करना पड़ता है। और फाइनली जो सीज ऑफ आरा था वो खत्म होता है, क्योंकि वहां से रेस्क्यू होते हैं लोग जो अंदर में ट्रैप थे। अगस्त से अप्रैल, उसके बाद में अगर आप देखेंगे विंसेंट आयर जो है अब चेज करना शुरू करता है। तो अगस्त 1857 से अप्रैल 1858 तक, जब तक कि इनकी मौत नहीं हो जाती है कुंवर सिंह की, तब तक 9 महीना तक ये अलग अलग जगह जाते रहे। ठीक है। ये जो है कहीं पे एक जगह नहीं रहे, क्योंकि गुरिल्ला टैक्टिक्स में थे माहिर, और मतलब अंग्रेज भी पीछे खदेड़ रही है, तो अलग अलग जगह ये जाते रहे। जैसे देखिएगा कि जगदीशपुर से ये नोखा, नोखा सासाराम के पास है, फिर वहाँ से मिर्जापुर, मिर्जापुर से रीवा, रीवा से बांदा, बांदा से कानपुर, कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से आजमगढ़, आजमगढ़ से फिर जगदीशपुर, और जगदीशपुर में फाइनली उनका मौत होता है, शहादत उनकी होती है। ठीक है। और वो मतलब किसी के गोली वोली से नहीं मरते हैं, वो अपने आप नेचुरली, ठीक है, थोड़ा सा जख्म वगैरह था लेकिन नेचुरली उनकी डेथ होती है। इसी के दौरान में अगर आप देखेंगे कि कल्पी एक उत्तर प्रदेश में जगह है, वहाँ पे युद्ध होता है, और युद्ध में हरमन बीबी की शहादत होती है। आप अगर कुंवर सिंह के बारे में अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 नर्तकी बहनें थी, धर्मन बीबी और करमन बीबी। नहीं समझे? धर्मन और करमन बीबी, ये 2 नर्तकी थी, बहनें थी, और इन पे जो है वीर कुंवर सिंह का दिल आ गया था, और ये लोग भी काफ़ी जो है वफादारी से वीर कुंवर सिंह के साथ में लड़ाई भी किए जब अंग्रेजों के अगेंस्ट में लड़ना था तो। और यही कल्पी के युद्ध में धर्मन बीबी की शहादत होती है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आजमगढ़, आजमगढ़ के रास्ते जब आजमगढ़ पहुंचने वाले हैं तो वहाँ पे अतरौलिया करके एक जगह है। अतरौलिया में युद्ध होता है, और वहाँ पे अंग्रेजों की तरफ से जो कप्तान मिलमैन जो आया हुआ है, कैप्टन मिलमैन, वो भाग जाता है क्योंकि वो नहीं हरा पाता है। ठीक है। उसके बाद में 21 अप्रैल 1858 को ये सब चीज़ होते हुए जब वीर कुंवर सिंह आगे बढ़ते हैं तो 21 अप्रैल 1858 को शिवपुर घाट है, शिवपुरी घाट है दोस्तों, जहाँ से गंगा नदी को पार करके और ये फिर वापस जगदीशपुर में आना चाहते हैं। तो उस समय में कैप्टन डगलस जो है इन पे प्रहार कर देता है। जब ये यहाँ पे गंगा नदी को पार कर रहे होते हैं, सारे नाव चले गए हैं, एक नाव बस इनकी बची हुई है, और वो जब पार कर रही होती है तो उसी समय गोली चला दिया कैप्टन डगलस। और गोली जब चलती है तो इनके बाजू में लगता है, बाजू लगता है तो भुजा में जब लगता है तो इन्होंने क्या किया, उस भुजा को ही तलवार से काट के फेंक दिया, गंगा मैया को अर्पित कर दिया। और तब जो है ऐसे ही अपने हाथ से भुजा को काट के फेंकना दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। उसके बाद में वो जगदीशपुर पहुंचते हैं, और जगदीशपुर में कैप्टन ली ग्रैंड के साथ में फिर से युद्ध होता है। कैप्टन ली ग्रैंड की मौत होती है वहाँ पे। और फाइनली कुछ ही दिन बाद, क्योंकि ये भुजा कटा हुआ है और वो घाव वगैरह चीज़ें हो गया, तो 5 दिन बाद ये 26 अप्रैल को कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है, वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो यही थोड़ा सा दोस्तों आपका सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। इनके भाई जो हैं अमर सिंह, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए, और कुंवर सिंह के जाने के बाद में इन्होंने ही बागडोर संभाली। नीलांबर पीतांबर करके 2 भाई थे। ये अगर आप देखेंगे पलामू जो छोटा नागपुर वाला रीजन है झारखंड का, वहाँ पे चेरी खरवार आदिवासी समुदाय, ट्राइबल कम्युनिटी से आने वाले नीलांबर पीतांबर भी जो है ये अंग्रेजों के विरुद्ध में ट्राइबल अपराइजिंग को लीड किए इस टाइम में। टिकैत उमराव सिंह, अगर आप देखेंगे ये रांची का एक ओरमांझी जगह है। ठीक है। ओरमांझी इलाका है छोटा नागपुर का, रांची के आसपास में। वहाँ के प्रमुख जमींदार थे जो कि 1857 के विद्रोह में बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। तो ये सब कुछ कुछ नाम आपको याद रखना है कि भाई बाबू अमर सिंह अगर पूछ दे तो कुंवर सिंह के भाई ही हैं। उसके बाद में नीलांबर पीतांबर हमको लगता है कि पूछ सकता है, नीलांबर पीतांबर। ठीक है।
तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको याद रहना चाहिए, ठीक है? इसमें कोई जो है कोताही नहीं बरतिए। टिकैत उमराव सिंह, टिकैत उमराव सिंह, तो ये सब जो है दोस्तों आप याद रखेंगे, ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये 1857 का इतना ही आपको ज़रूरत है, इतना ही पूछता है। कैप्टन ली ग्रांट पूछता है, पीर अली के बारे में पूछता है, ठीक है? रोहिणी के बारे में पूछता है, ये सारी चीज़ें पूछता है। अब हम लोग दोस्तों आप बात करते हैं पृथक बिहार का निर्माण। पृथक का मतलब होता है सेपरेट। जो अंग्रेजी मीडियम वाले लोग हैं आपको बताते चले कि इसका मतलब होता है सेपरेट। तो सेपरेट बिहार, अगर आप 1912 के पहले का अगर आप देखेंगे मानचित्र, तो ये बिहार है, ये बंगाल है ना? तो बिहार जो है ये पार्ट था बंगाल का। और अगर आप बंगाल को देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा वो प्रोएक्टिव था। अब बिहार उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था। तो बिहार जो है बंगाल के डोमिनेशन में था एक तरीके से। और ये अगर सेपरेट बिहार के निर्माण की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए, जिसमें कि मजहरुल हक, सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, अली इमाम, नंद किशोर लाल, कृष्ण वल्लभ सहाय, केबी सहाय, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए। लेकिन जो सबसे बड़ा नाम अगर सेपरेट बिहार के डिमांड में अगर है किसी का, तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का है। वो उनको जो है हम लोग कहते हैं क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार, क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार हम उनको कहते हैं। आधुनिक बिहार के निर्माता हम उनको बोलते हैं। इनका जन्म जो है 1871 को बक्सर में हुआ था, डुमराव प्रखंड में, मुरार करके गांव है, 1871 में हुआ था। 1889 में जब ये 18 वर्ष की उम्र के थे तो चले गए बाहर इंग्लैंड में पढ़ाई करने के लिए। ऐसा भी बोला जाता है कि विदेश जाने वाले ये पहले बिहारी बने। इंग्लैंड में यहीं बिहार के मजहरुल हक और अली इमाम भी गए हुए थे, और वहाँ पे इनकी दोस्ती होती है मजहरुल हक से, और अली इमाम से बहुत ही अच्छी मित्रता इनकी हो जाती है। अब इंग्लैंड में जो मजहरुल हक हैं, वो अंजुमने इस्लामिया करके एक ऑर्गेनाइजेशन खोले हुए हैं। अंजुमने इस्लामिया वहाँ के मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए जनरली था, बट बहुत ही सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन था। तो वहाँ के उसके बैठकों में सच्चिदानंद सिन्हा भी जाया करते थे। और सच्चिदानंद सिन्हा जब वहाँ से वापस आते हैं तो 1894 से 1898 के बीच में 4 साल तक एक बहुत बड़े लाइब्रेरियन हुए दोस्तों, मतलब किताबों के बहुत बड़े लवर, खुदा बख्श खान। तो जब उनका ट्रांसफ़र हो जाता है तो यहीं बिहार में ये खुदा बख्श लाइब्रेरी के सचिव के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा रहते हैं, कि जो लाइब्रेरी है उसके सेक्रेटरी के रूप में ये काम करते हैं। तो अगर आपसे पूछ दे कभी कि खुदा बख्श लाइब्रेरी के सचिव कौन रहे, तो वो आपको सच्चिदानंद सिन्हा रहे। ये सारी चीज़ें होती है। अब अगर आप देखेंगे कि 1898 तक ये रहते हैं, फिर लेकिन बिहार को सेपरेट करने के लिए मुहिम अब स्टार्ट हो ही जाती है। अखबार अलग-अलग निकलना शुरू हो जाते हैं। उस समय में एक अंग्रेजी अखबार था दोस्तों, द बिहार हेराल्ड करके, जो कि मतलब उसका जो संपादक था वो बिहारी था, गुरु प्रसाद सेन द बिहार हेराल्ड के संपादक थे। उसके अलावे अगर आप देखेंगे कि सच्चिदानंद सिन्हा 1894 में द बिहार टाइम्स को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। द बिहार टाइम्स को स्टार्ट करते हैं, और ये अंग्रेजी में होता है, देख रहे हैं जो अंग्रेजी में होता है। बाद में इसका नाम 1906 में बिहारी कर दिया गया। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर बिहार के इतिहास की बात करेंगे, न्यूज़पेपर पत्रकारिता के दुनिया की बात करेंगे, तो महेश नारायण बहुत बड़े नाम हुए। इनफैक्ट अगर सच्चिदानंद सिन्हा को पत्रकारिता में किसी ने बहुत ज़्यादा मदद किया तो महेश नारायण ने ही मदद किया। और ये जो द बिहार टाइम्स है, चाहे जो बाद में ये द बिहारी बन गया, इसको चलाने में सच्चिदानंद सिन्हा को महेश नारायण ने बहुत मदद किया। खुद संपादक रहे, साथ में ज्वाइंट एडिटर्स थे ये लोग। बाद में आपको पता है कि देखिए 2-3 नाम आप याद रखिए। एक तो सच्चिदानंद सिन्हा आप याद ही रखेंगे, ठीक है? उसके बाद में एक हो गए अली इमाम और इनके बेटे हसन इमाम। ये दोनों लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। उसके बाद में अगर आप देखेंगे कि मजहरुल हक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। उसके बाद में आप अगर देखेंगे महेश नारायण बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। तो ये सब दोस्तों याद रखना है, भूलना नहीं है चीज़ों को। 1918 में इसी हसन इमाम के साथ में इन्होंने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, सर्च लाइट अखबार को शुरू किया, और ये भी जो है अंग्रेजी अखबार हुआ, ठीक है? सर्च लाइट अखबार जो है, ये द सर्च लाइट, ये भी शुरू हुआ। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों थोड़ा सा था।
इनका पत्रकारिता में क्या जो रोल रहा है, क्योंकि कभी कभी पूछ सकता है, इसलिए हम लोग को पता रहना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा दोस्तों कि पृथक बिहार जो है, सेपरेट बिहार के लिए जो अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज, मीटिंग्स ये सब जो हुए, तो वो कैसे कैसे हुए। आप अगर देखोगे 1908 में, अप्रैल 1908 में पटना में एक सम्मेलन होता है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन। इसका अंग्रेजी क्या होगा? बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस होता है। इसके अध्यक्ष होते हैं सर अली इमाम, हमने आपको पहले ही बताया है। वही अली इमाम जिनके साथ में सच्चिदानंद सिन्हा इंग्लैंड में मिलते हैं, मजहरुल हक और अली इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा, वही अली इमाम यहाँ पे बिहार प्रांतीय सम्मेलन 1908 में जो पटना में होता है उसके अध्यक्ष होते हैं। और इसी सम्मेलन में मोहम्मद फखरुद्दीन करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने अलग स्वायत्त राज बिहार, एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट बिहार की मांग की और उसको प्रस्ताव को पारित भी किया गया। इसी साल 1908 में ही दोस्तों सोनपुर मेला में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन होता है। आप बोलोगे कि क्या, क्यों गठन हो रहा है? क्योंकि बंगाल से हम लोग अलग चाहते हैं। बंगाल में एक प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी है बंगाल की, लेकिन बिहार में बिहार के लोगों का उसमें उतना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो हमारे बिहार के नेता लोग क्या करते हैं कि भाई साहब, जब ऐसी बात है कि बिहार का इसमें जो है, अगर हम लोग का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, तो हम लोग बिहार के लिए एक अलग प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनाते हैं। और इसीलिए यहां पे बनता है दोस्तों सोनपुर मेला में बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, इसका गठन होता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष दोस्तों होते हैं आपके नवाब सरफराज हुसैन खान। नवाब सरफराज हुसैन खान इस बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं पहले। 1909 में अगर आप बात करोगे दोस्तों, तो भागलपुर में बिहार राज्य सम्मेलन होता है, बिहार स्टेट्स कॉन्फ्रेंस, बिहार स्टेट कॉन्फ्रेंस होता है। उसके वहां पे अध्यक्ष होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, और इन्होंने फिर से दोहराई मांग की, भाई साहब हमको चाहिए, सेपरेट बिहार चाहिए। अब एक आपको बात बताते हैं, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि 1909 में मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स आता है दोस्तों, है ना, कि 1909 में मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स आया, और उसी के अंडर में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वाइसराय का, उसमें क्या हुआ दोस्तों, उसमें एक इंडियन का भी इंक्लूजन की बात कही गई, जिसमें कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा जो हैं, वो पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने, लेकिन उन्होंने 1910 में रिजाइन कर दिया। ठीक है, तो उस समय जब वो रिजाइन करते हैं, तब हमारे बिहार के अली इमाम जो है वो कानून सदस्य, लॉ मेंबर बनते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। 1910 में वाइसराय की जो कार्यकारी परिषद है, वाइसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें अली इमाम जो है जाके आपके लॉ मेंबर बनते हैं। और इनका जो है उस समय वाइसराय वगैरह से काफ़ी नज़दीकी रहता है और काफ़ी उनको मानते भी हैं। तो अली इमाम जो है कन्विंस करते हैं वाइसराय के कि भाई साहब, बिहार के लिए एक अलग सेपरेट स्टेट बनने की ज़रूरत है। और इनके बाद में रिपोर्ट वगैरह ये देते हैं, जिसके तहत 22 मार्च 1912 को दोस्तों बिहार जो है बंगाल से अलग होकर स्वतंत्र राज्य बना। और इसी 22 मार्च को हर साल हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आप देखेंगे 1911 में दोस्तों, 1911 में आपका थर्ड दिल्ली दरबार होता है, और यहीं पे जो है ये बात कही गई कि भाई साहब, बिहार जो है अलग हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग सच्चिदानंद सिन्हा की और भी अगर कुछ चीज़ों की बात करें, तो थोड़ा सा, क्योंकि इंपॉर्टेंट हैं वो हमारे बिहार के लिए, इसीलिए थोड़ा जरूरी है पढ़ना उनको। अगर आप देखोगे कि 1910 से 1920 तक ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर रहे। 1921 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हो गए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हुए, और इसके साथ ही ये डिप्टी स्पीकर भी हुए। ठीक है, 1936 से 1944 तक ये पटना विश्वविद्यालय के, पटना यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे सच्चिदानंद सिन्हा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया है, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने जो है ना अंजाम दिया है।
और 9 दिसंबर 1946 को बताओ क्या हुआ दोस्तों, पहली बार हमारी संविधान सभा की बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। और जैसे अभी का जो एक रिवाज है कि जब बैठक होता है तो उसमें जो स्पीकर होता है वो कौन होता है, प्रोटेम स्पीकर की जो हम लोग बात करते हैं वो कौन होता है, सबसे जो ओल्डेस्ट मेंबर होता है उसी को हम लोग स्पीकर बनाते हैं पहला सत्र के लिए। जब भी नया इलेक्शन होता है तो उसके बाद जो पहला सत्र का जो बुलाया जाता है तो उसमें सबसे जो बूढ़ा आदमी है, बूढ़ी औरत है, उसको बनाया जाता है स्पीकर। एंड उसी में आपका इलेक्शन वगैरह होता है और फिर डिसाइड होता है कि कौन अब 5 साल के लिए स्पीकर रहेंगे। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है उसमें ये सबसे बूढ़े थे सच्चिदानंद सिन्हा, इसीलिए इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। और उसके बाद आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के स्पीकर रहे हमारे राजेंद्र प्रसाद ही प्रेसिडेंट रहे, राइट। ठीक है, तो ये प्रोटेम स्पीकर 9 दिसंबर 1946 को ये हुए। इनफैक्ट ये आपको एक इंपॉर्टेंट हम घटना बताते हैं कि जब 1950 नवंबर में आपको पता है कि हमारा संविधान बन के रेडी हो गया था, तो उसके बाद में जितने भी संविधान सभा के जो सदस्य थे उनके से साइन लेना था कि भाई साइन आप कर दीजिए फाइनली, है ना, तभी तो संविधान जो है उसको इनॉग्रेट किया जाएगा, कमेंस होगा। अब सच्चिदानंद सिन्हा की स्थिति जो है दिल्ली जाके साइन करने की नहीं थी, तो दिल्ली से एक स्पेशल प्लेन पे दोस्तों, स्पेशल प्लेन पे जो संविधान का जो मूल प्रति है, उसको भेजा गया और यहाँ पे पटना में सच्चिदानंद सिन्हा ने साइन किया और फिर वापस वो दिल्ली गया। तो ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टिडबिट्स हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। इनकी जो पत्नी थी सच्चिदानंद सिन्हा की पत्नी राधिका सिन्हा, इनकी मृत्यु हो जाती है 1919 ईस्वी में। और उन्हीं के स्मृति में इन्होंने सिन्हा लाइब्रेरी 1924 में स्टार्ट किया। ठीक है, कुछ पुस्तकें जो इनकी हैं, समकालीन व्यक्तित्व, द इकबाल कवि और उनका संदेश, द सेपरेशन ऑफ बिहार, स्पीचेज एंड राइटिंग्स कश्मीर, एशिया का खेल मैदान, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कुछ किताबें लिखी दोस्तों। तो इसी के साथ में पृथक बिहार का चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। आई होप कि आपको समझ में आया। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की। चंपारण सत्याग्रह के लिए पहले आप समझिए कि चंपारण का रीजन ये है, वेस्ट और ईस्ट चंपारण दोस्तों पहले एक ही साथ था, बाद में अलग होता है। इस चंपारण सत्याग्रह के जो नेता हैं वो कौन है, महात्मा गांधी हैं। और ये महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह होता है जो 1917 में होता है। अगर आप देखेंगे कि इनके अलावे कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं बिहार की, अगर हम लोग बात करें तो राजकुमार शुक्ल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। ये चंपारण भितिहरवा करके जगह है, वहां से जो है ये आते हैं। और दिसंबर 1916 में जो लखनऊ का जो कांग्रेस सेशन हो रहा है, देखिए कांग्रेस का जो भी एनुअल सेशन होता था वो दिसंबर के 27, 28, 29 के आसपास में होता था। 1916 का लखनऊ का अधिवेशन ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उस अधिवेशन में दोस्तों लखनऊ का एक्ट जो है आया, वो हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो उसमें क्या होता है कि ये लखनऊ का जो सेशन होता है वहाँ पे गांधी जी से मिलते हैं और बोलते हैं कि जो नीलहे किसान है, जो इंडिगो के जो प्लांटर्स हैं, उन्होंने क्या किया है कि जो हमारे चंपारण के जो किसान हैं उनका शोषण कर रहे हैं। और इन्होंने बोला कि भाई चंपारण आप आइए, राजी किए कैसे कैसे करके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बहुत इंपॉर्टेंट दूसरे नेता की बिहार के युवा वकील उस समय में थे, वो आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। और ब्रजकिशोर प्रसाद, आचार्य जेबी कृपलानी, ये सब लोग भी अपना गांधी जी के साथ में आ गए। तो कभी कभी पूछ लेता है कि कौन कौन से नेता थे अभी चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के अलावे, तो आपको पता ही है कि राजकुमार शुक्ला हो गए, राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, उसके बाद में आपके हो गए ब्रजकिशोर प्रसाद। ठीक, अब इस समय में जयप्रकाश नारायण नहीं है। जयप्रकाश नारायण पहली बार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आएंगे, ठीक है, अभी इसमें नहीं है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। अनुग्रह नारायण सिंह है इसमें, राष्ट्रवादी नेता एवं वकील, इसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा भी है, ठीक है। जेबी कृपलानी है, गांधी जी की टीम में शामिल होकर चंपारण आते हैं। अब गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को पहुंचते हैं यहाँ पे, और मोतिहारी में चंपारण में जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे लोगों से पूछते हैं, लोगों से समझते हैं कि क्या उनका प्रॉब्लम है। चंपारण उस समय तक दोस्तों इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट जगह नहीं था, मतलब एक स्लीपी ओल्ड लाइक टाउन, ऐसा आप समझ लो, स्लीपी एरिया, इग्नोर्ड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम, ऐसा कुछ ज़्यादा वहाँ पे था नहीं।
लेकिन वहाँ पे गांधी जी आते हैं, पूरा पूछताछ करते हैं, सर्वे करते हैं। जब ये सब करते हुए देखते हैं गांधी जी को, तो अंग्रेज लोग बौखला जाते हैं। वो लोग बोलते हैं 15 अप्रैल 1917 को, 10 अप्रैल को ये पहुंचते हैं। इसके 5 दिन बाद ही 15 अप्रैल 1917 को अंग्रेज के जो अधिकारी लोग हैं उन्होंने बोला कि भाई जिला तुम छोड़ दो, और नोटिस दे दिया, कुछ फाइन भी जो है इन पे लगाया। गांधी जी ने बोला कि ना हम तोरा फाइन देंगे और हम जैबो नहीं करेंगे यहाँ पे चंपारण और मोतिहारी से बाहर। ठीक है, इन्होंने बोला कि भाई साहब हमको जेल तुम भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही बोला जाता है कि इट इज द फर्स्ट एक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस बाय गांधी जी। फर्स्ट एक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, क्योंकि यहाँ पे अवहेलना कर रहे हैं वो जो अधिकारी हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई साहब तुम यहाँ से जाओ, और ये बोलते हैं कि हम जैबे नहीं करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट एक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस दोस्तों। अगर कुछ कुछ स्थान की अगर हम लोग बात करें जहाँ पे गांधी जी जाते हैं, तो भाई साहब मोतिहारी में तो जाते ही हैं, जसौली पट्टी करके एक जगह है वहाँ जाते हैं, भीतिहरवा में जाते हैं, मधुबन में। यहाँ पे तो इनफैक्ट स्कूल स्थापित किया गया। भीतिहरवा जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्कूल के लिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कस्तूरबा गांधी ने भी भीतिहरवा के स्कूल में 6 महीना रहकर, जो महात्मा गांधी की पत्नी हैं कस्तूरबा गांधी, वो भीतिहरवा में जो स्कूल बना रातों रात, वहाँ पे 6 महीने रहकर और लड़कियों को शिक्षा दी उन्होंने। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये। नवंबर अगर 1917 की बात करें तो बरहरवा लखन सेन एक गांव है, वहाँ पे आश्रम बनता है, और वो आश्रम के लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि भाई कुआं का सफाई, सड़क का सफाई, ये सब चीज़ जो है वहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आपको मैं बताते चलूँ कि गांधी जी का जो आंदोलन था वो बस पॉलिटिकल फ्रीडम का आंदोलन नहीं था, वो आपके लाइफ में भी चेंज आए वो भी ज़रूरी है। इसी के लिए जो है वो क्लीनलीनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, इसीलिए वो एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, इसीलिए वो छुआछूत को ख़त्म करने की, रिमूविंग अनटचेबिलिटी, उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस करते थे। तो ये सारी चीज़ें उनके जो है पेट प्रोजेक्ट्स थे। अगर आप देखेंगे कि जून 1917 में ये सब जब हो रहा था, तो जून 1917 में चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनती है, उसमें गांधी जी भी सदस्य होते हैं। ठीक है, और ये जो कमेटी बनती है इसकी कुछ रिकमेंडेशंस जो हैं, जो सिफारिशें हैं, वो ऐसा हुआ कि भाई 3 कठिया प्रणाली। आपको पता है कि ये स्टार्ट ही क्यों हुआ था, क्योंकि चंपारण में जो नील की खेती होती थी वो ऐसा था कि जो प्लांटर है, अंग्रेज के तरफ से जो प्लांटर आता था, वो बोलता था कि भाई साहब अगर तुम्हारा 20 पार्ट हम कर दे, 20 पार्ट कर दे, तो इसमें 3 पार्ट क्या करेगा तुम, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, उसमें 3 कट्ठा में तुम जो है इंडिगो नील का खेती करेगा, और ये बाध्यात्मक रूप से खेती होती है, मतलब बॉन्डेड वे में। और इसीलिए ये 3 कठिया प्रणाली को ख़त्म करने की इसमें रिकमेंडेशन दी गई, जो कि ख़त्म हुआ भी। और ब्रिटिश के जो भी प्लांटर्स जो थे, वो जितना भी इलीगल ड्यूज लिए हुए थे उसका 25% लौटाने की बात हुई किसानों को। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे होती है। आपको एक टिडबिट बताते चले कि बतख मियाँ यहीं पे गांधी जी के रसोइया थे, और उनको एक प्लांटर है, ब्रिटिश प्लांटर, वो बोलता है कि भाई साहब तुम गांधी जी को दूध में जो है ना जहर मिला के पिला दो, मर जाएंगे गांधी जी। लेकिन ये बतख मियाँ जो है वो नहीं मिलाते हैं, और बता देते हैं वो जाके राजेंद्र प्रसाद लोगों को, महात्मा गांधी की जान बचती है। बाद में जब राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनते हैं तो वो जाते हैं मोतिहारी में, तो सामने से बतख मियाँ को देखते हैं, यार यही वो आदमी है जिसने गांधी जी की जान बचाई थी 30 साल पहले। और तब उनको जो है बहुत सारा जमीन वगैरह देके और उनको अपना ये करते हैं। ठीक, एक इम्पॉर्टेंट नाम और भी है जो मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है चंपारण सत्याग्रह की दोस्तों। अगर हम लोग बात करें तो पीर मोहम्मद मुनीस की हम लोग कम बात करते हैं। इनको कलम का सत्याग्रही बोला जाता है, इनको बोला जाता है कलम का सत्याग्रही। और अगर आप देखेंगे कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी, ऐसा बोला जाता है कि राजकुमार शुक्ला जो लेटर लेके गांधी जी के पास गए थे लखनऊ में 1916 में, जो लखनऊ में जो लेटर लेके गांधी जी के पास गए थे राजकुमार शुक्ला, वो लेटर लिखने वाले यही थे पीर मोहम्मद मुनीस। कानपुर से एक उस समय में पेपर पब्लिश होता था दोस्तों, प्रताप, बहुत ही फेमस पेपर था, उसमें इनफैक्ट भगत सिंह वगैरह भी काम किए। तो इस प्रताप के जो संपादक थे, जो एडिटर थे, वो गणेश शंकर विद्यार्थी थे, और यहीं पे पीर मोहम्मद मुनीस संवाददाता के काम करते थे। इनका जो पेन नेम था, जिस नाम से ये लिखते थे इसमें लेख,
वो नाम था दुखी आत्मा, कि आत्मा मेरी बहुत दुखी हो गई है, क्योंकि यहाँ पे जब लोगों को हम देखते हैं, उनके कंडीशन को देखते हैं, तो बहुत ही हमको दुख पहुंचता है। और अगर आप देखेंगे प्रताप में इन्होंने क्या 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 लिखा, तो भाई साहब चंपारण में अंधेर, चंपारण की दुर्दशा, दुखी हृदय, इस तरीके की चीज़ों से भी लिखते थे नाम। चंपारण में फिर नादिर शाही छाई, ये सारी जो है लेख इन्होंने प्रताप में लिखा। 1921 में, इनफैक्ट 1917 में आपको पता है कि चंपारण सत्याग्रह होता है, तीन कठिया सिस्टम समाप्त होता है, लेकिन फिर भी देखते हैं 3 साल बाद अभी भी वैसे ही है चीज़ें। और तब मजहरुल हक और राजकुमार शुक्ल के साथ मिलकर ये रैयती सभा का स्थापना करते हैं पीर मोहम्मद मुनीस। एक पुस्तक भी ये लिखते हैं, चंपारण की प्रजा पर अत्याचार, जो कि बैन कर दी गई। ठीक है, तो ये सारे कुछ कुछ फैक्ट्स आपको याद रहने चाहिए। अब देखिए दोस्तों, हम लोग, आपको पता है कि हम लोग निंजा करंट अफेयर्स आपको चला रहे हैं, और ये 71st बीपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्लैगशिप हम लोग का एक ये कोर्स है, जिसमें आपको हर महीने का हम लोग बिहार स्पेशल और नेशनल का करंट अफेयर्स देते हैं। और हम लोग का जो तरीका है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि पूरा न्यूज़पेपर को हम लोग सोर्स बना के, बहुत सारा जो है हम लोग वहाँ पे स्क्रिप्ट लिख के चीज़ें कर करके, बहुत सारा अपना जो भी है कंप्यूटर साइंस का दिमाग लगा के हम लोगों ने पूरा एग्जॉस्टिवली उसको कवर किया है। और ये हम लोग का दिखता भी है, क्योंकि अभी मोटर व्हीकल्स इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ दोस्तों, एमवीआई का, बीपीएससी का, और इसमें जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए उसको हम लोगों ने कवर किया हुआ था। अगर जैसे देखेंगे कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को केंद्रीय खेल मंत्री ने फिट इंडिया आइकन के रूप में किया, तो भाई साहब फिट इंडिया आइकन आयुष्मान खुराना, देखना है आयुष्मान खुराना। इस वर्ष हैदराबाद में आयोजित प्रतियोगिता के 72वें संस्करण में मिस वर्ल्ड 2025 किसको मिला? मिस वर्ल्ड थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसारी, ओपल सुचाता चुआंगसारी। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार ने कितने पदक जीते, तो देखिए यहाँ पे 36 मेडल्स, 7 गोल्ड मेडल, सारा का लिस्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, 36 आंसर हो जाएगा। मई 2025 में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में कुलपति का पद पे आपको पता है कि सचिन चतुर्वेदी बैठते हैं, और इनके बारे में पूरा यहाँ पे डिटेल आपको दिया हुआ है। 28 मार्च को आए भूकंप के कारण जो हम लोगों ने म्यांमार को सहायता पहुंचाई, वो ऑपरेशन ब्रह्मा के रूप में पहुंचाई, ये भी देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कवर किया हुआ है। विश्व में सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो सेकेंड लार्जेस्ट है सीमेंट प्रोड्यूसर भारत, ये भी कवर किए हुए हैं। बिहार का ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम पीएमएफएमई योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? बिहार। ये देखिए हम लोगों ने, बिहार ने पीएमएफएमई योजना में पूरे देश में एक स्थान हासिल किया। तो दोस्तों ये हम लोग का कवरेज है, और वी आर प्रीटी मच श्योर कि जो 71st बीपीएससी का जो करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चंस आएगा, आप एग्जाम में देखिएगा सारे क्वेश्चंस हम लोग के यहाँ से सॉल्व होंगे, और ये हम लोग आपको गारंटी दे रहे हैं। तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है, तो हम लिंक में जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। निंजा करंट अफेयर्स दोस्तों नाम है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 499 रुपया का कोर्स है, कोई बहुत बड़ा जो है अमाउंट नहीं है, और सारा चीज़ का पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में, बजट, इकोनॉमिक सर्वे सब आपको कराया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बिहार में अगर हम लोग किसान आंदोलन की दोस्तों बात करें, तो किसान आंदोलन में हम लोग ना, देखिए जो क्वेश्चन आता है जनरली तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी क्या आएगा कि चुपचाप जो है पूछ देगा स्वामी विद्यानंद के बारे में, और लोग जो है कंफ्यूज हो जाता है। ये जो है क्लैरिटी ही नहीं बन पाती है कि स्वामी विद्यानंद कहाँ पे थे और स्वामी सहजानंद कब आते हैं। देखिए सबसे पहला जो अगर देखिएगा किसान आंदोलन जो होता है, वो दरभंगा महाराज के विरुद्ध होता है। ये आपका दरभंगा वाला रीजन है। 1500 के ईस्वी से ही, 1500 के ईस्वी से ही ये दरभंगा में, दरभंगा महाराज लोग का जो है अपना राज चलने लगा अकबर के टाइम से ही, और महेश ठाकुर उस समय में उनको राज मिला था, और बाद में धीरे धीरे इन लोग का इतना ज़्यादा जमीन हो गया। आप दरभंगा महाराज का नाम कितना अभी प्रचलित है, एकदम हम लोग के अभी कोलोकियल लैंग्वेज में चला गया है। ठीक है, तो आप अगर देखोगे कि ये आपका दरभंगा और मधुबनी के रीजन में, अब चूंकि दरभंगा महाराज बहुत टाइम से थे, और इन्होंने क्या किया कि लैंड रेवेन्यू में बढ़ोतरी कर दी, और बढ़ोतरी की, अब लोग जो है पूरा परेशान, किसान पूरा बेहाल। और उसी टाइम में एक आपके आते हैं लीडर किसानों के, जिनका नाम है स्वामी विद्यानंद। इनका वास्तविक नाम जो रियल नेम है वो है विष्णु भरण प्रसाद।
विष्णु भरण प्रसाद ये दरभंगा और मधुबनी के रीजन में जो 1919 से 1920 के टाइम में जो किसान आंदोलन होता है उसका नेतृत्व करते हैं और ये दरभंगा के महाराज के विरुद्ध होता है। कारण यही था कि लगान लगा दी है या फिर राजस्व जो रेवेन्यू है उसमें आप वृद्धि कर रहे हैं। और इसका परिणाम क्या होता है इस आंदोलन का कि भाई महाराज द्वारा जो राजस्व घटाने की घोषणा जो है वो की जाती है। जो दरभंगा महाराज है वो बोलते हैं कि भाई हम रेवेन्यू कम कर देते हैं, टेंशन मत लो। तो इसके बाद में आंदोलन शांत होता है। तो आप क्या कहेंगे, आप क्या याद रखेंगे कि देखिए असहयोग आंदोलन के टाइम में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उस टाइम में आपके किसान नेता स्वामी विद्यानंद है जिनका असली नाम विष्णु भरण प्रसाद भी है। तो ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि स्वामी सहजानंद इसके बाद आते हैं। तो पहले स्वामी विद्यानंद आएंगे, वो असहयोग आंदोलन के टाइम में रहते हैं। ठीक, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे कि सहजानंद का भी क्या है, लेकिन किसान सभा की भी बात थोड़ी की जाए। आप देखोगे कि जब 20th सेंचुरी का बात आता है दोस्तों, खास करके 1910s की, 1910 से आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो किसान लोग जो हैं, पेजेंट्स लोग भी जो हैं, उनको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे कि यूपी में एक बहुत ही बड़े लीडर हुए बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र जो है किसानों को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। 1918 में अगर आप देखेंगे कि किसी पूरे भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि किसानों को अगर संगठित किया गया तो अवध किसान सभा 1918 में बनती है। उसमें शुरुआती अगर कोई रोल अगर किसी ने किया तो वो अवध में किसान सभा बन के हुआ। और इसके बाद में उसके 18 साल बाद पूरे भारत के लेवल पे ऑल इंडिया किसान सभा बनता है, अखिल भारतीय किसान सभा। ये लखनऊ में ये बनता है और इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रेसिडेंट स्वामी सहजानंद होते हैं। इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं स्वामी सहजानंद और सचिव जो सेक्रेटरी होते हैं वो होते हैं एनजी रंगा। ये जो एनजी रंगा है दोस्तों, इनको बोला जाता है कि ही इज द फादर ऑफ पेजेंट मूवमेंट इन इंडिया। पेजेंट मूवमेंट के फादर इनको बोला जाता है, एनजी रंगा को। तो ये आप नहीं बात भूलेंगे। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है और इसके प्रेसिडेंट होते हैं स्वामी सहजानंद और सचिव एनजी रंगा होते हैं। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करें कि ये तो हम लोग यूपी में देख लिए कि भाई 1918 में हो रहा है, पूरे इंडिया के लेवल पे देख लिए कि 1936 में हो रहा है, लेकिन बिहार में कब हो रहा है? तो बिहार में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो बिहार में मुंगेर का अगर हम लोग रीजन की बात करें, देखिए ये आपका जो है, ये इधर जो है मुंगेर, ये है। इस मुंगेर में अगर हम लोग बात करें तो मुंगेर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर है और वो है श्री कृष्ण सिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर है। यही सारा चीज जो है ना इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को एक जगह संगठित करने का प्रयास यहाँ पे मुंगेर में कर रहे हैं। और यहाँ पे अध्यक्ष जो होते हैं, मुंगेर का जो किसान सभा होता है 1922-23 में, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि उसके अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन में आपको देगा श्री कृष्ण सिंह और सब कोई वही मार देता है, या श्री कृष्ण सिन्हा भी उनको बोलते हैं, बिहार केसरी भी उनको बोलते हैं। बिहार केसरी किनको बोलते हैं दोस्तों? बिहार केसरी आपको श्री कृष्ण सिंह को बोलते हैं, श्री कृष्ण सिंह या सिन्हा जो भी बोल दीजिए। और बिहार विभूति जो है वो किनको बोलते हैं? अनुग्रह नारायण सिन्हा को। अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ पे कि वैसे इंपॉर्टेंट रोल तो मुंगेर में यही प्ले किए हैं श्री कृष्ण सिन्हा, बट जो अध्यक्ष बनते हैं, जो प्रेसिडेंट बनते हैं, वो मोहम्मद जुबैर बनते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि मोहम्मद जुबैर, ये मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह तो हैं ही, लेकिन मोहम्मद जुबैर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किए हैं। इनफैक्ट वो प्रेसिडेंट यहाँ पे रहते हैं। और ये भी 1922-1923 के आसपास की ये चीजें हो रही हैं, घटना हो रही है, ठीक है। इसके सचिव नारायण सिंह और सिद्धेश्वर सिंह होते हैं। जो मुंगेर का जो किसान सभा है उसके सेक्रेटरी, सचिव जो है नारायण सिंह सिद्धेश्वर सिंह होते हैं। अब देखते हैं, हम लोग बात करते हैं बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। ये सब अलग अलग जगह पे, छोटे मोटे जगह पे हो रहा है, राइट। जैसे दरभंगा का जो है वहां पे कौन है? तो विद्यानंद है। चाहे मुंगेर में कौन है? तो श्री कृष्ण सिंह है, चाहे मोहम्मद जुबैर है। लेकिन पूरे एक स्टेट लेवल पे जो पहली बार किसी ने पहल की, वो सहजानंद सरस्वती ने पहली बार स्टेट के लेवल पे पहल किया। और ये शुरुआत में इनफॉर्मल वे में अपना जो इनका बिहटा आश्रम है वहां पे ये स्टार्ट करते हैं। 1928 में बहुत ही गैर औपचारिक रूप में, नॉन फॉर्मल वे में शुरुआत करते हैं।
लेकिन ये बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का अलग अलग जगह इसका अधिवेशन होता है, इसका सेशंस होते हैं। तो 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस हैं वो हम लोग को करना जरूरी है। 3 सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट। पहला जो है वो 1929 में होता है दोस्तों, सोनपुर में, वैशाली में है, आपका सोनपुर पता है। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद ही होते हैं। इसके 5 साल बाद गया में 1934 में जो सेशन होता है, जो इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं, उसके अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन होते हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन जो है वो इसके अध्यक्ष होते हैं। ये भी गांधी जी के एक चहेते नेता में से थे, पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, 1934 में सेकेंड जो इंपॉर्टेंट सेशन है। थर्ड सेशन फिर से अगले साल 1935 में हाजीपुर में होते, जो वैशाली में है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? स्वामी सहजानंद। समझ गए? तो स्वामी सहजानंद की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो वैशाली में सोनपुर और हाजीपुर और एगो आपको गया है। तो सोनपुर में 1929 में होता है, फिर 1934 में जो है गया में आ जाता है, फिर 1935 में यहाँ पे हाजीपुर में चला जाता है। और ये 1929 और 1935 में सहजानंद है, और 1934 जो गया में है वहाँ पे पुरुषोत्तम दास टंडन है। ठीक है, तो इतना क्लियर है ना? इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों, ये सब चीजें हो रही है, तो मुंगेर में 1922-23 में तो हम लोगों ने देखा था कि मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह जो है काफी काम कर रहे हैं। लेकिन 1936 में उसी मुंगेर के रीजन में एक नए नेता उभर के आते हैं, कार्यानंदन शर्मा या कार्यानंद शर्मा, और इनके द्वारा वहां पे उस रीजन में किसान सभा को सक्रिय किया जाता है। तो मुंगेर भी दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये जो मुंगेर का रीजन है, इसमें सबसे पहले तो आपको श्री कृष्ण सिंह या मोहम्मद जुबैर जो है ये पहले इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए। फिर दूसरे नंबर पे आपको क्या आते हैं? कार्यानंद शर्मा। ठीक है, कार्यानंद शर्मा ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मुंगेर का रीजन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब आपको कुछ कुछ याद रखना है। अब देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना, कि उनके पुस्तकें कौन कौन से थी, पत्र पत्रिकाएं, ये सब क्या क्या था। तो पुस्तक की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो पुस्तक की बात अगर हम लोग करें तो कर्म कलाप, गीता हृदय, किसान क्या करें, किसान कैसे लड़ते हैं, झारखंड के किसान, ये सारे जो है ना इनके किताब हैं। और ये सब आपको रटना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा, आप जो है वहाँ मुंह बा दीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा, ना आपको अच्छा लगेगा ना हमको अच्छा लगेगा जब हम सुनेंगे। तो इसीलिए ये सब याद करना है। पुस्तकें कौन कौन सी है दोस्तों? कर्म कलाप, गीता हृदय, किसान क्या करें, किसान कैसे लड़ते हैं, झारखंड के किसान। संपादन अगर हम लोग देखेंगे क्या क्या पत्र पत्रिका लिखे, तो हुंकार, जनता, भूमिहार ब्राह्मण, ये पटना से प्रकाशित होता था। विशाल भारत, ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था। तो ये जो है ना, ये सब आप नाम याद रखेंगे। उसके बाद में अगर हम लोग बिहार में किसान आंदोलन की बात करें दोस्तों, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका आंदोलन हुआ वो बकस्त मूवमेंट हुआ। कौन हुआ? बकस्त मूवमेंट हुआ। देखिए दोस्तों, बकस्त जो है ना एक लैंड का कैटेगरी होता है, और ये लैंड का जो कैटेगरी है उसमें क्या होता है कि जो जमींदार है वही जमीन का मालिक होता है। ऑनर जो है वो जमींदार है, लेकिन ये खुद से खेती नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है कि ये बटैया दे देता है लोगों को, बटैया दे देता है, जो आज भी आप लोग गांव में सुनते होंगे कि भाई साहब बटैया मिल गया। तो जमींदार का जो ये मालिकाना भूमि है, ऑनरशिप वाला ये लैंड है, लेकिन इसने क्या किया, बटैया पे दे दिया उस खेत को। अब बटैया पे जब आप देते हैं तो आप जो है ना कुछ एग्रीमेंट करते हैं कि भाई साहब आप इस खेत में उगाइए, फसल उगाइए, लेकिन आपको इतना जो है हमको उसमें से फसल देना पड़ेगा, इतना आपको काट के हमको देना पड़ेगा, राइट। अब ये क्या करते थे जमींदार लोग कि भाई साहब अगर मान लीजिए किसी को बटैया आपने दिया तो 1 साल के लिए मान लीजिए आपने उसके साथ में एग्रीमेंट कर लिया, तो 1 साल तक तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये लोग क्या करता था कि हर 6वें महीना पे सोचता था कि दूसरे को दे दे, ताकि और भी ज्यादा हम लोग रेट बढ़ा लें। फिर 6 महीना बाद जो है उससे लेके उसको दे दिया, और अधिक मुनाफे हेतु बार 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 बेदखली उनको किया जाता था। जो लोगों को बटैया मिला उनको बेदखल कर दिया जाता था कि चलिए हटाइए, अब आपका हो गया। और यही जो है इस वजह से बकस्त मूवमेंट का ये कारण बन गया। और इसमें प्रभावित जिले अगर आप देखेंगे, मुंगेर, गया, भागलपुर, सारण, सिवान, आप समझ रहे हैं। मुंगेर हो गया, उसके बाद में गया हो गया, सारण, सिवान, उसके बाद में अगर देखेंगे
भागलपुर हो गया, तो बहुत सारा जो है ना ये सब प्रभावित एरिया हुआ ये सब बकस्त का, ठीक है। इसमें तो स्वामी सहजानंद सरस्वती बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई इसमें, और वो बोलते हैं यहाँ पे कि भाई साहब तुम लोग को जो है ना किसी भी बकस्त जमीन को सींचो ही नहीं, कोई नहीं इसको सींचे, तब देखते हैं जमींदार लोग क्या करता है। तो मुख्य जो है रूप से इसका नेतृत्व स्वामी सहजानंद कर रहे थे, लेकिन चूंकि ये बहुत ही बड़े रीजन में था, तो अलग अलग रीजन में छोटे छोटे लीडर्स हमारे थे। और क्षेत्रीय नेता जो रीजनल लीडर्स की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यदुनंदन शर्मा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए। यदुनंदन शर्मा को बोला जाता है कि यदुनंदन शर्मा भी उनको बोलते हैं कि ये सहजानंद सरस्वती के बहुत ही खास जो है एक एसोसिएट थे, उनके सहपाठी थे उनके किसान आंदोलन में। तो यदुनंदन शर्मा जो है ये आप नहीं भूलिएगा, गया रीजन में ये सक्रिय रहे, और इन्होंने नवादा में एक रेवरा सत्याग्रह भी किया यही किसानों के लिए। तो रेवरा सत्याग्रह नवादा में यदुनंदन शर्मा ने ही किया। दरभंगा में यमुना कारजी करके थे, वो नेतृत्व कर रहे थे। इसी टाइम में 1939 में अगर आप देखेंगे तो अंबारी सत्याग्रह राहुल संकृतायन के द्वारा स्टार्ट होता है। अंबारी सत्याग्रह आपको पता है कि राहुल संकृतायन वही है जो वोल्गा से गंगा तक का किताब लिखे हैं, जिन्होंने बुद्धिज्म वगैरह जो है अपनाया बाद में, और काफ़ी किताबें उस पर भी लिखी, ठीक है। तो अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल संकृतायन कर रहे थे। बकस्त मूवमेंट आप देख रहे हैं कि 1937-38 के टाइम में जब बिहार में कांग्रेस की सरकार बनती है, उसके बाद में 1946 से 48 के बीच में भी, उसके बाद में तो 1948 में जमींदारी उन्मूलन एक्ट आ गया था, श्री कृष्ण सिन्हा जब मुख्यमंत्री बने थे, तो वो आज़ादी के बाद में 1948 में जमींदारी उन्मूलन जो है अधिनियम देखिए यहाँ पे आ गया था। उसके बाद में जो है मुद्दा जो है मूलतः समाप्त हो गया, ठीक। तो ये बकस्त मूवमेंट था। अब हम लोग आते हैं दोस्तों खिलाफत आंदोलन का। आपको पता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है, प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 से 1918 के बीच में, उसके बाद में ट्रीटी ऑफ सिवरिस जो है साइन की जाती है अलाइड पावर्स और बाकी जो आपके एक्सिस पावर्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ट्रीटी ऑफ सिवरिस में ऑटोमन खलीफा की शक्तियों को पूरा छीन लिया गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो टर्की से बहुत सारा पावर ले लिया गया। उस समय में ऑटोमन एम्पायर जो थे खलीफा उसकी बहुत ज़्यादा शक्तियाँ छीन ली गई। अब उस समय के जो खलीफा थे उनको माना जाता था कि भाई मुस्लिम पूरा वर्ल्ड का वो एक तरीके से लीडर हैं, खास करके सुन्नी इस्लाम के वो लीडर हैं। तो इसीलिए जब उनका पावर जब कम हो रहा था तो बहुत ही ज़्यादा उसके प्रति रोष हुआ कि भाई क्यों आप पावर कम कर रहे हो, और तभी जो है आपका खिलाफत आंदोलन स्टार्ट होता है। अगर आप इंडिया में बात करेंगे कि इंडिया में कौन से लोग थे जो खिलाफत आंदोलन को नेतृत्व दे रहे थे, तो गांधी जी तो थे ही, लेकिन ऑल इंडिया नेतृत्व आप अली ब्रदर्स जो थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, उन लोगों ने इसको पूरा जो है नेतृत्व दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे बिहार में लेकिन हसन इमाम इसको लीड किए, वही अली इमाम के बेटे। अली इमाम आपने देखा कि पृथक बिहार जो सेपरेट बिहार की जो अवधारणा है उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। उन्हीं के बेटे हैं हसन इमाम, और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। तो हसन इमाम बिहार में खिलाफत मूवमेंट में बहुत आगे रहे हैं, ये बात आप याद रखेंगे। और इनफैक्ट मुख्तार अहमद अंसारी, जो मुख्तार अंसारी के दादा वगैरह होंगे, और हसन इमाम जो है, इन दोनों को भेजा गया है, मतलब 4 लोग टोटल भेजा गया, प्रतिनिधि मंडल एक गया इंग्लैंड में, ताकि इंग्लैंड के में लोगों के ओपिनियन को और वहाँ के जो लोग हैं वहाँ के लोगों के ओपिनियन को चेंज करने के लिए। 23 नवंबर 1919 को दोस्तों दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस की बैठक बुलाई गई। उसमें गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया, और इसी के एक हफ्ता बाद पटना का अंजुमने इस्लामिया हॉल है दोस्तों, वहाँ पे एक बहुत बड़ी सभा जो है जुटाई गई। उसके अध्यक्ष जो हुए वो मौलाना शाह रशीदुल हक। मौलाना रशीदुल हक भी अगर आप याद रखेंगे तो हो जाएगा। इसी चीज़ के कार्यान्वयन में, एग्जीक्यूशन में एक हफ्ते बाद हम लोगों ने अंजुमने इस्लामिया हॉल में एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई। समापन इसका खिलाफत आंदोलन का अगर आप बात करेंगे तो 1924 में, जब ये पूरा खलीफा का ही जो एक टाइटल है वो ख़त्म कर दिया, कमाल
अतातुर्क, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जो टर्की का सेकुलर लीडर जो हुआ, वो बोला कि ये सब चीज़ें हम लोग नहीं रखेंगे। तो 1924 में जब ये ख़त्म हो गया तो उसी के साथ में खिलाफत आंदोलन भी समाप्त हो गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हसन इमाम आपको याद रखना है। आप देखेंगे कि 30 नवंबर 1919 को पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में बैठक हुई। इसके अध्यक्ष कौन हुए? शाह रशीदुल हक। ठीक है, हसन इमाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया नेतृत्व अली ब्रदर्स। ठीक, इतना आप याद रखें। असहयोग आंदोलन की अगर हम लोग दोस्तों बात करें, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, तो इसका जो शुरुआत अगर आप देखेंगे तो इसका शुरुआत होता है 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को इसका शुरुआत होता है दोस्तों, और उसी दिन लोकमान्य तिलक का देहांत हो जाता है। इनफैक्ट तिलक वाज अगेंस्ट खिलाफत मूवमेंट। वो बोल रहे थे कि रिलीजन को पॉलिटिक्स में लेके आने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बाद में आप इस रिलीजन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। लेकिन गांधी जी एडमेंट थे। गांधी जी को लगता था कि नहीं, ये अच्छा डिसीजन है और हम लोग खिलाफत के थ्रू हिंदू और मुस्लिम को एकजुट कर सकते हैं। उसी के थ्रू जो है मुस्लिम लोग भी इस मुख्य धारा में आ सकते हैं नेशनल मूवमेंट के। तो 1 अगस्त 1920 को जिस दिन स्टार्ट होता है ये आंदोलन, उसी दिन लोकमान्य तिलक का देहांत होता है। कांग्रेस का अगर आप देखेंगे समर्थन जो है इस मूवमेंट के लिए, तो 1920 में 2 सेशन को बुलाया गया कांग्रेस का। एक हुआ स्पेशल सेशन। जनरली जो एनुअल सेशंस होते थे कांग्रेस के, वो दिसंबर में होते थे। ठीक है, तो जो स्पेशल सेशन बुलाया गया सितंबर में, वो कलकत्ता में बुलाया गया और उसके प्रेसिडेंट रहे लाला लाजपत राय। और इन्होंने मतलब यहाँ पे इसी कलकत्ता के स्पेशल सेशन में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, जो असहयोग आंदोलन है, उसके शुरुआत को मंजूरी दी गई। लेकिन फॉर्मल वे में, औपचारिक रूप से अगर आप देखेंगे कि नागपुर सेशन में, जो 3 महीने बाद दिसंबर में होता है 1920 में, जहाँ पे आपके अध्यक्ष होते हैं सी विजय राघवाचार्य, वहाँ पे औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन को एक ग्रीन सिग्नल मिलता है फॉर्मल वे में। वहाँ पे ऐसे ही बोल दिया गया था कि हाँ ठीक है, आप काम कीजिए गांधी जी। सितंबर में बोला गया था कि आप काम कीजिए गांधी जी, ठीक है, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन फॉर्मल वे में अगर आप बोलोगे तो नागपुर का जो एनुअल सेशन है, जहाँ पे विजय राघवाचार्य थे, सी वी राघवाचार्य, वहाँ पे इनको मिलता है। और ये प्रस्तावक इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का CR दास थे। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया तो आपको पता ही था कि असहयोग का मतलब ये होता है कि हम अंग्रेजी इंस्टीट्यूशन से, उसके जो जितने भी संस्थाएं हैं उसके साथ में हम कोई कोऑपरेशन, कोई सहयोग नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो भी टाइटल है, जो भी हम कहीं पे वकालत कर रहे हैं, कोई अगर हमें टाइटल दिया है सरकार ने, तो सब चीज़ को हम लोग वापस करेंगे। गांधी जी को कैसर हिंद का टाइटल मिला था, वो वापस कर दिए। जमनालाल बजाज को राय बहादुर का उपाधि मिला था, वो उन्होंने छोड़ दिया। बिहार में अगर आप देखेंगे तो राजेंद्र प्रसाद के भाई महेंद्र प्रसाद थे, उनको राय साहब की उपाधि दी गई थी, वो छोड़ दिए। मजिस्ट्रेट भी थे, वो मजिस्ट्रेसी छोड़ दी। जयप्रकाश नारायण JP उसी समय में पटना कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। अब घर वाले बोल रहे हैं कि बेटा पढ़ लो यार, तो बोले ना ना ना, गांधी जी बोल रहे हैं कि अरे यार अब थोड़ा सा इस सब में पार्टिसिपेट ना करे पड़ेगा, तो जबरदस्ती घर वाले बोल रहे हैं कि पढ़ लो बेटा पढ़ लो, तब हुए जो है ये आंदोलन में कूद गए। तो JP जो है पहली बार असहयोग आंदोलन के समय में हमारे स्वतंत्रता संग्राम में कूदे हैं। वो चंपारण में नहीं कूदे, असहयोग आंदोलन के टाइम में कूदे हैं, और ये इनका पहला राजनीतिक सक्रिय हस्तक्षेप था। ठीक है, वकालत कौन कौन लोग छोड़ दिए, क्योंकि टाइटल्स तो दिए ही लेकिन वकालत भी बहुत सारे लोग छोड़े। उसमें अगर आप देखिएगा बिहार में राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मौलाना सफ़ी दाऊदी, ये लोग जो है वकालत भी छोड़ दिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे ये लोग वकील थे, लेकिन उन लोगों ने अपना बहुत ही लुक्रेटिव पेशा को छोड़ दिया ताकि हमारे देश को स्वतंत्रता थोड़ी जल्दी मिल जाए। शिक्षा में अगर देखिए, हम लोग जब बहिष्कार की, जब असहयोग की बात कर रहे हैं, तो बॉयकॉट ऑफ एवरी इंस्टीट्यूशन में शैक्षणिक संस्थान भी शामिल थे। और इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे कुछ इंडिजिनस स्कूल्स को लेके आएंगे। तो पटना नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। उसके प्रिंसिपल, उसके प्राचार्य जो हुए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। बिहार विद्यापीठ का गठन हुआ 6 फरवरी 1921 को। 6 फरवरी 1921 को देखिए, गांधीयन मॉडल पे स्कूल्स जो जहाँ पे भी खुल रहे थे,
उसको विद्यापीठ बोला गया, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीट, गुजरात विद्यापीठ, ये गांधी जी के मॉडल पे चल रहे थे। तो बिहार विद्यापीठ यही पटना नेशनल कॉलेज के परिसर में खुला और ये 6 फरवरी 1921 को खुला। संस्थापक जो है स्थापक गांधी जी हैं। इसके जो चांसलर हुए वो मौलाना मजहरुल हक और वाइस चांसलर इसके ब्रजकिशोर प्रसाद हुए। तो आप समझिए पटना नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल कौन है? प्रिंसिपल कॉलेज के कौन है? राजेंद्र प्रसाद हैं। और बिहार विद्यापीठ के चांसलर कौन हुए? मजहरुल हक। और वाइस चांसलर कौन हुए? ब्रजकिशोर प्रसाद। तो ये सब में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप अगर देखेंगे इसी टाइम में 1921 में दीघा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की गई, जो कि बाद में कांग्रेस का भी हेडक्वार्टर हुआ। वहीं पे लास्ट मोमेंट में राजेंद्र प्रसाद ने भी दम तोड़ा। तो सदाकत आश्रम जो है, इसको फाउंड करने वाले, इसको एस्टैब्लिश करने वाले मौलाना मजहरुल हक हुए। और इसको एस्टैब्लिश करने के लिए इनको पैसा कहाँ से, इनको जमीन कहाँ से आया? तो खैरू मियाँ करके एक जमींदार टाइप के थे, उन्होंने मौलाना मजहरुल हक को जमीन दे दिया कि आप यहाँ पे सदाकत आश्रम बनाइए। इनफैक्ट यही से 1921 में सितंबर में द मदरलैंड पेपर का पब्लिकेशन स्टार्ट करते हैं मजहरुल हक। यही मजहरुल हक 1921 में सितंबर से यही द मदरलैंड का स्टार्ट करते हैं पब्लिकेशन, इसी सदाकत आश्रम से। ठीक है। और इसके साथ में असहयोग आंदोलन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स आते हैं पटना में। उनका आगमन पे हर जगह हड़ताल हुआ। किसान आंदोलन की अगर हम लोग दोस्तों बात करें इस टाइम में, असहयोग आंदोलन के टाइम में किसान आंदोलन का जो भूमिका में मेन जो है वो है स्वामी विद्यानंद। इस समय में स्वामी सहजानंद अभी तक नहीं आए हैं। स्वामी सहजानंद आप देख रहे हो कि 1928-28 के आसपास में आ रहे हैं। तो 1922 में किसान आंदोलन में स्वामी विद्यानंद ही जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। आपको पता है कि 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में क्या होता है कि भाई साहब पुलिस थाने में उग्र भीड़ आग लगा देती है, जिसके बाद क्या होता है कि बारडोली से वापस ले लिया गया आंदोलन। ठीक है, 5 फरवरी को वापस ले लिया गया। और इसी समय में कहते हैं कि भाई ये हमारा हिमालयन ब्लंडर था। गांधी जी कहते हैं कि अभी हमने लोगों पे भरोसा कर लिया कि वो अहिंसा का पाठ साथ में लेके चलेंगे, ये हमारे लिए हिमालयन ब्लंडर था। ये अभी भी लोग जो हैं उसके लिए ट्रेंड नहीं हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं दोस्तों, स्वराज पार्टी की बात करते हैं। देख रहे हैं क्रोनोलॉजी हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्वराज पार्टी की अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो आपको पता है कि जो 27th सेशन जो होता है, जो 27th सेशन होता है कांग्रेस का, है ना, वो आपको होता है यहाँ पे 1922 में गया में। और यहाँ पे CR दास की अध्यक्षता में ये होता है, चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में होता है। वो अलग बात है कि उस समय में चित्तरंजन दास जेल में होते हैं, तो उनके जगह पे हाकिम अजमल खान जो है प्रिजाइड करते हैं, बट ऑफिशियली जो है CR दास ही है। ये नहीं कंफ्यूज हो जाइएगा कि हाकिम अजमल बस प्रिजाइड किए क्योंकि वो जेल में थे, लेकिन ऑफिशियल CR दास ही हैं। यहाँ पे CR दास ने जो है बोला कि काउंसिल एंट्री जो है किया जाए, मतलब उन्होंने लेटर वगैरह लिख के भेजा होगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि क्या हुआ, स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स, ये दो गुट में हमारा कांग्रेस बट जाता है। एक वो गुट है जो बोलता है कि भाई हम लोग को काउंसिल में एंटर करना चाहिए, हम लोग को परिषद में एंटर करना चाहिए और वहाँ पे अंग्रेजों को का विरोध करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं, राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग को काउंसिल में नहीं जाना चाहिए क्योंकि उससे जो है ना हमारा प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और हम लोग शायद करप्शन वगैरह के भी जो है नज़दीक आ जाएं। इससे बेटर ये है कि हम लोग गांव में जाते हैं, हम लोग लोगों के बीच में जाते हैं, हम लोग लोगों के जो भी रियल प्रॉब्लम्स है, सफाई पे ध्यान देते हैं, गांधीयन जो मॉडल है उस पर हम लोग काम करते हैं, आश्रम बनाते हैं, सफाई करते हैं, छुआछूत को मिटाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। स्वराजिस्ट बोल रहे हैं कि ये सब से कुछ नहीं होना जाना। CR दास और मोतीलाल नेहरू खास करके बोल रहे हैं कि वो सब तो ठीक है, लेकिन हम लोग पावर वैक्यूम नहीं छोड़ सकते हैं। हम लोग अगर नहीं जाएंगे तो कोई जो है हम लोगों से खराब आदमी चल जाएगा काउंसिल में और वो और जाके बंटाधार कर देगा। कहीं पे भी जो है ना इस तरीके का कुछ एग्रीमेंट नहीं वापस हो पा रहा था, जिसकी वजह से
फाइनली लेकिन ये लोग भी पूरा एडमेंट थे कि नहीं भैया, हम लोग जो है, हम लोग को चाहिए ही चाहिए, हम लोग को चाहिए ही चाहिए कि हम लोग स्वराज, हम लोग काउंसिल में जाएंगे। और इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर ऑल इंडिया स्वराज पार्टी की गठन किया। और ये गठन किया है इलाहाबाद में। इसके अध्यक्ष जो होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो सी आर दास होते हैं। सी आर दास इसके प्रेसिडेंट होते हैं। और जो सेक्रेटरी होते हैं वो आपके मोतीलाल नेहरू होते हैं। ठीक है, तो ये दो लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब अगर आप देखेंगे कि ये ऑल इंडिया जो है स्वराज पार्टी बन गया, तो पटना में इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। अगर आप पटना की बात करोगे तो 1923 में बिहार में भी इसका एक इकाई बनता है। और इसके संस्थापक कौन है? बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। वही श्री कृष्ण सिंह जो 1922-23 में आपको मुंगेर में एक्टिव हैं किसान आंदोलन को लेके। वही श्री कृष्ण सिंह जो मोहम्मद जुबैर के साथ में वहां पे जो है किसान सभा का आयोजन करते हैं। वही श्री कृष्ण सिंह जो बाद में मुख्यमंत्री बनते हैं। 1937 से 1939 के बीच में उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला। बाद में आजाद भारत में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं और अपने मृत्यु तक वो मुख्यमंत्री के पद पे रहते हैं 1961 तक। तो ये दोस्तों जो है श्री कृष्ण सिंह जो है यहाँ पे स्वराज पार्टी के यहाँ पे गठन में ये बिहार में ये रहते हैं। इसके पहले अध्यक्ष जो हैं, अध्यक्ष का मतलब क्या हुआ कि पहले जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो नारायण प्रसाद हैं स्वराज पार्टी का बिहार में, और सचिव जो हैं वो अब्दुल बारी हैं। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे कि केंद्रीय विधान परिषद में स्वराज पार्टी को सफलता मिलती है और इन्होंने काफ़ी, हम लोग देखेंगे इसको जब मॉडर्न हिस्ट्री जो नेशन का हम लोग जो करेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि कितना क्या चीज़ें होता है। और 1925 में इनफैक्ट वल्लभ भाई पटेल के जो बड़े भाई हैं विट्ठल भाई पटेल, ये प्रथम भारतीय स्पीकर भी बन जाते हैं आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार 1925 में विट्ठल भाई पटेल भारतीय स्पीकर बनते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको ये मोतीलाल नेहरू हैं, ये सेक्रेटरी हैं, और ये चित्तरंजन दास हैं, ये प्रेसिडेंट होते हैं स्वराज पार्टी के। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दोस्तों अगले पड़ाव पे जो कि साइमन कमीशन है। साइमन कमीशन आपको पता है कि नवंबर 1927 में इसकी गठन होती है और ये ब्रिटेन में इसका अपॉइंटमेंट होता है। सबसे बड़ी बात इसकी दिक्कत ये रहती है कि इसमें 7 मेंबर्स तो थे, लेकिन सारे जो हैं अंग्रेज होते हैं, सारे वाइट मेंबर्स होते हैं। देखिए 1917 में आपको मोन्टैगू का डिक्लेरेशन आता है और 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है। इसी एक्ट में मोन्टैगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में एक प्रावधान होता है कि हर 10 साल में हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन का या जो भी एक्ट का वर्किंग है उसको हम लोग रिव्यू करेंगे। लेकिन इंग्लैंड में 1929 में चुनाव होना था, इसीलिए 2 साल पहले ही जो अवधि डिसाइडेड थी उसके 2 साल पहले ही 1927 में एक कमीशन की नियुक्ति होती है, एक कमीशन को अपॉइंट किया जाता है जिसमें सारे लोग वाइट हैं। अब दिक्कत यह है कि भाई साहब आप जो है भारत के भविष्य के बारे में रिकमेंडेशन देने वाले हो और इसमें कोई भी भारतीय ही नहीं है, और इस वजह से इसका बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है। इसी कमीशन को इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी बोलते हैं क्योंकि स्टैट्यूट में इसकी जिक्र की गई थी। 1919 के जीओआई में ही इसको जो है जिक्र किया गया था कि 10 साल बाद ये बनेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। स्टैट्यूटरी को मतलब क्या बोलते हैं? भारतीय विधिक आयोग, या फिर रॉयल कमीशन भी बोलते हैं इसको, शाही आयोग भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसको शाही आयोग भी बोलते हैं। नवंबर 1927 में इसका गठन होता है। 3 महीने बाद फरवरी 1928 में भारत में आगमन होता है। हर जगह इसका जो है बॉयकॉट, हर जगह प्रोटेस्ट होता है। नारा साइमन गो बैक आप देख ही रहे हैं। और बिहार में अगर आप देखेंगे इस पटना में खास करके जब जहां भी जा रहा है साइमन, तो मेजर सिटी में जा रहा है, तो पटना में जब ये जाता है तो उसका साइमन कमीशन में बिहार के कौन इंपॉर्टेंट लीडर हैं जो साइमन गो बैक का नारा लगा रहे हैं? अनुग्रह नारायण सिन्हा, जो कि एकदम राइट हैंड बनेंगे, एकदम हैंड टू हैंड बिहार विभूति और बिहार केसरी, बिहार को आगे लेके चलते हैं।
श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण सिन्हा के बिना बिहार का शुरुआती इतिहास ही अधूरा रह जाएगा। तो यही अनुग्रह नारायण सिन्हा साइमन कमीशन के अगेंस्ट में साइमन गो बैक के नारा में बिहार विभूति हमारे आगे रहते हैं। और आपको पता है कि इसी साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट के दौरान लाला लाजपत राय को लाहौर में बहुत ज्यादा लाठीचार्ज किया जाता है, जिसके वजह से हमारे लाला जी 14 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसका बदला लेने के लिए फिर भगत सिंह और ये लोग आते हैं। ये सब हम लोग सॉन्डर्स का ये सब हम लोग देखेंगे आगे में मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ये आपको दोस्तों साइमन कमीशन, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये आप याद रखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 से 1934 तक चलता है। आपको मैं याद दिला दूं दोस्तों कि लाहौर का जो सेशन होता है कांग्रेस का दिसंबर 1929 में, उस समय में फाइनली ये डिसाइड किया जाता है कि भाई साहब अब हम लोग पूर्ण स्वराज लेके रहेंगे। और ये भी डिसाइड होता है, ये रावी नदी के तट पे लाहौर में जब जवाहरलाल नेहरू इस समय में अध्यक्ष रहते हैं, प्रेसिडेंट रहते हैं, इसके प्रेसिडेंट रहते हैं जवाहरलाल नेहरू। और तब ये लाहौर सेशन में डिसाइड किया जाता है कि अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही हम लोग को चाहिए, अब उससे नीचे बात नहीं बनेगी। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे हम लोग मनाते हैं। इस दिन को पहला इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। लेकिन गांधी जी हमेशा जो है बोलते हैं कि चलो एक ट्राई और कर लेते हैं, और हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो भी शुरू करेंगे, जो भी हम लोग का प्रोग्राम शुरू होगा, उसके पहले एक चांस और दे देते हैं अंग्रेजों को। तो गांधी जी ने बोला कि भाई साहब 11 डिमांड हम आपके सामने रख रहे हैं। ए इरविन, उस समय में वाइसराय था इरविन, बोलते हैं ए इरविन तुम बात मान लो। इरविन बोलता है नहीं मानेंगे। तो गांधी जी बोलते चलो बेटा फिर जो है हम अब दांडी मार्च करेंगे। और अगर आपको मैं दिखा दूं दोस्तों, देखिए ये 12 मार्च को शुरू होता है दांडी मार्च। 12 मार्च को आपका ये दांडी मार्च शुरू होता है। देखिए साबरमती आश्रम से स्टार्ट करते हैं, और ये जो है आप देखिए यहाँ पे आनंद से होते हुए उसके बाद में जो है आपको ऐसे चलते 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 दांडी पे पहुँचते हैं। ठीक है, 12 मार्च से जो ये स्टार्ट करते हैं तो ये 6 अप्रैल तक चलते हैं 1930। 24 दिन के लिए चलते हैं। साबरमती आश्रम से दांडी के तट पे चलते हैं। 78 सत्याग्रही के साथ चलते हैं। उस 78 में से बिहार के एक गिरिधर धारी चौधरी थे। गिरिधर धारी चौधरी उस 78 में से एक बिहार के थे, जिनको कि कोरी बाबा भी बोलते हैं, या नन्हा गांधी भी, लिटिल गांधी भी उनको बोला जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि गिरिधर धारी चौधरी बहुत ही बचपन से गांधी जी के साथ आश्रम में रहना शुरू कर दिए थे, क्योंकि उनके बड़े भाई भी बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड थे। तो कोरी बाबा या नन्हा गांधी उन 18 सत्याग्रहियों में से बिहार में से एक था। अब देखिए 241 मील की ये जो है जर्नी 24 दिन के बाद में खत्म होती है, और दांडी के तट पे नमक कानून को भंग करके नमक बनाया जाता है, क्योंकि उस समय में नमक जो है पर्सनल यूज के लिए आप नहीं बना सकते थे, वो एक पनिशेबल ऑफेंस था, उसके लिए आपको सजा हो जाती। तो दांडी के तट पे जाके गांधी जी ये फाइनली काम कर देते हैं। अब ये जब 6 अप्रैल को जब ये सॉल्ट लॉ ब्रेक कर दिया जाता है, तो अब बाकी जगह में भी ये फैल रहा है अब ये आंदोलन। और बिहार में कुछ एक हफ्ता बाद 15 अप्रैल को ये बात फैलती है, और यहाँ पे नमक सत्याग्रह स्टार्ट होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या है, हम लोग का जो राज्य है, हम लोग का जो राज है दोस्तों, वो लैंड लॉक्ड है। यहाँ पे लैंड लॉक्ड है, इधर नेपाल है आपका, इधर जो है बांग्लादेश है, इधर आपका उड़ीसा है, इधर यूपी है, इधर जो है बंगाल है। तो कहीं से भी हम लोग को पानी का कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं है, सी वाटर का कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग नमक उतना नहीं बना पाएंगे। तो हम लोग कुछ और काम भी करते हैं इस टाइम में। लेकिन नमक सत्याग्रह कहीं ना कहीं थोड़े मोड़े लेवल पे हुआ। चंपारण में आपको 15 अप्रैल को स्टार्ट होता है, उसमें विपिन बिहारी करके एक नेता रहे। 16 से 21 के बीच में पटना में मंगल तालाब करके है दोस्तों, वहाँ पे स्टार्ट होता है। वहाँ पे लीडर रहे अंबिका कांत सिन्हा, जेबी कृपलानी, अब्दुल बारी, ये लोग रहते हैं। दरभंगा में सत्यनारायण सिंह रहते हैं। ये जो नमक सत्याग्रह है, ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसके लीडर्स की हम बात करें तो हमारे चंपारण से विपिन बिहारी होते हैं। पटना से आपको अंबिका कांत सिन्हा, जेबी कृपलानी, अब्दुल बारी, ये लोग होते हैं। दरभंगा से आपको सत्यनारायण सिंह होते हैं, और मुंगेर से श्री कृष्ण सिंह आपको होते हैं। इसके अलावे हम लोग और भी चीजें कर रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ नमक का उतना ज्यादा स्कोप नहीं था। देखिए यहाँ पे क्या होता था, गांव में दोस्तों
एक चौकीदार को रखने की प्रथा थी। अब जमींदार जो होता था एक चौकीदार को रखता था गांव को सुरक्षित रखने के लिए। अब वो चौकीदार जो है वो लठैत ज़्यादा होता था, वो खुद ही गुंडा ज़्यादा होता था, ठीक है? और उसके चक्कर में क्या होता था भाई साहब कि मतलब लोगों को चौकीदारी टैक्स देना पड़ता था क्योंकि सुरक्षा तो वो सबको दे रहा है। अब नो चौकीदारी टैक्स आंदोलन इसीलिए स्टार्ट किया गया कि भाई साहब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब नो चौकीदारी टैक्स आंदोलन अगर आप देखेंगे तो गया में, भोजपुर में, पटना, पूर्णिया हर जगह ये सब फैल रहा है। इसी टाइम में सविनय अवज्ञा के टाइम में देखिए सविनय अवज्ञा के टाइम में, ठीक है, छपरा के जेल में नंगी हड़ताल एक होता है। छपरा के जेल में नंगी हड़ताल होता है क्योंकि विदेशी कपड़ों के विरोध में कुछ वहां पे जो कैदी लोग होते हैं वो कपड़ा उखाड़ निकाल के फेंक देते हैं, बोलते हैं कि हम ये नहीं पहनेंगे। तो ये नंगी हड़ताल सविनय अवज्ञा के टाइम में होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम में होता है और ये छपरा के जेल से स्टार्ट होता है। इसके नेता जो होते हैं वो जमुना सिंह होते हैं। महिलाएं भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बिहार की बहुत सारी रहीं। विध्यवासिनी देवी, श्रीमती हसन इमाम की पत्नी, सरस्वती देवी हजारीबाग की, विद्यावती देवी लखीसराय की, मीरा देवी गिरिडीह की। अगर कभी कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आपको रखेगा सामने में नाम, कुछ दिमाग में आएगा तो मार दीजिएगा, ठीक, क्या दिक्कत है। इसी टाइम में अगर आप देखेंगे दोस्तों कि भागलपुर में एक बिहिपुर सत्याग्रह स्टार्ट होता है। यहाँ पे सदाकत आश्रम पर पुलिस कब्जे जो हो जाते हैं, आपको सदाकत आश्रम जो पटना का है वहाँ पे पुलिस का जो कब्जा हो जाता है, उसके विरोध में भागलपुर में बिहिपुर सत्याग्रह चलाई गई। इसके जो प्रमुख नेता थे वो बलदेव सहाय थे। अगर इस टाइम में सविनय अवज्ञा के टाइम में अगर आप बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें, कुछ पत्रिका इंपॉर्टेंट जो बिहार से रिलीज हुई, तो राम वृक्ष बेनीपुरी, यही मुजफ्फरपुर के वो औराई प्रखंड के राम वृक्ष बेनीपुरी, जिनको कि प्रेमचंद के समतुल्य माना जाता है, उन्होंने कैदी नाम की पत्रिका निकाली। महामाया प्रसाद सिन्हा जो है कारागार नाम का जो है पत्रिका निकालते हैं। और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि राम वृक्ष बेनीपुरी कैदी निकालते हैं और महामाया प्रसाद सिन्हा कारागार निकालते हैं। तो इसी के साथ में सविनय अवज्ञा दोस्तों समाप्त होता है। अब देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिज्म की जहां तक अगर आप इंडिया में नींव की बात करोगे तो एक तो होता है देखो कम्युनिज्म, जो कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, वो सब चीजें हो गया, वो तो बहुत ही हार्डकोर हो गया। एक ऐसा भी लेकिन जो है हम लोग का स्ट्रैंड आया फिलॉसफी का कि जो भाई कांग्रेस में रहते हुए थोड़ा सा सोशलिस्ट टेंडेंसी की तरफ जाएगा। और उसमें जो अग्रणी रहे, उसमें जो लीडर रहे, वो जयप्रकाश नारायण हुए। इसके जो लीडर अगर आप रहेंगे देखेंगे कि सोशलिज्म का कांग्रेस में फैलाने वाले जो लीडर हैं वो जयप्रकाश नारायण रहे। जयप्रकाश नारायण आप देखेंगे कि ये अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए और वहाँ पे पढ़ाई करने के दौरान में बहुत सारा जो है ना स्मॉल कुछ भी जो काम मिला, काम करके खुद को गुजर बसर किया और वहाँ पे सोशलिज्म कम्युनिज्म से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए। और जब वापस आते हैं ये इंडिया में, तो कांग्रेस में ये स्टार्ट तो हो गए, कांग्रेस में इंक्लूड तो हो गए, लेकिन इनका सोशलिस्ट जो टेंडेंसी था वो अभी भी था। और इसीलिए 1931 में इन्होंने क्या किया, बिहार में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। और ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी ऐसा नहीं कि कांग्रेस से अलग पार्टी, कांग्रेस के ही लोग इसमें हैं। और यहाँ पे अगर पटना 1931 में ये स्थापना होता है, इसमें जयप्रकाश नारायण और उसके साथ में फूलन प्रसाद वर्मा भी उनके साथ में थे। तो जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा द्वारा ये पटना में इसकी स्थापना होती है। 1934 में एक पटना में बैठक होती है दोस्तों समाजवादियों की, जहां पे आचार्य नरेंद्र देव AN देव भी आते हैं और जेपी के साथ में बैठ के, और इसके बाद में इनकी भूमिका जो है बहुत ज्यादा तगड़ी होती है। और यही जब आप देखोगे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये लोग मिलके कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, अच्युत पटवर्धन, आप देख रहे हो इसमें क्या क्या आएंगे, आचार्य नारायण देव, जयप्रकाश नारायण, उसके बाद में राम मनोहर लोहिया, उसके बाद में अच्युत पटवर्धन। तो ये सब लोग जो है ना यहाँ पे बाद में 3 साल बाद आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पूरे ऑल इंडिया लेवल पे बनता है, अखिल भारतीय लेवल पे। और ये जो है बहुत बड़ा मंच हुआ। ये कांग्रेस से कोई अलग पार्टी नहीं है, कांग्रेस के अंदर में जो सोशलिस्ट विचारधारा के लोग हैं उनका एक समूह था। जयप्रकाश नारायण ने कुछ किताबें भी लिखी, जैसे वाई सोशलिज्म, एक किताब है ये, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब 1937 के जो कुछ प्रांतीय चुनाव, जो हमारा प्रोविंशियल इलेक्शन होता है, उसके बारे में बात करते हैं।
आपको मैं बात बताऊं कि ये जो चुनाव होता है दोस्तों, ये 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उसके अंडर में ये था कि भाई साहब हम लोग चुनाव वगैरह कराएंगे, है ना? क्योंकि यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई, तो चुनाव वगैरह करा के वहाँ पे सरकारें बनवाएंगे। 11 प्रांत में चुनाव हुए दोस्तों। अगर आप बात करेंगे 11 प्रांत में चुनाव हुए हैं, जैसे कि आपको मैं बताऊं, चलिए। आहा, चलिए ठीक है। अब ये जो है दोस्तों, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे आपका बांग्लादेश है। तो चुनाव आपका होता है, एक तो बिहार में होता है, एक आपका जो है बिहार में होता है, एक आपका यहाँ पे जो है उड़ीसा में होता है। नहीं, उड़ीसा में तो चलो ठीक है। एक आपका जो है इधर मद्रास में होता है, एक आपका इधर जो है बॉम्बे में होता है, एक आपका इधर यूपी में होता है, एक आपका सेंट्रल प्रोविंसेस में होता है, एक आपका इधर सिंध में होता है, एक आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में होता है, एक आपका इधर जो है बंगाल में होता है, एक आपका इधर पंजाब में होता है। तो यही सब दोस्तों कुछ कुछ जो है आपके यहाँ पे इलेक्शंस हर जगह होते हैं। इसमें बिहार में कुल 152 सीटों पे इलेक्शन होता है, जिसमें कांग्रेस 99 सीटें जीतती हैं। और ये हम लोगों ने हमने चेक किया है, काफ़ी आपको सही डेटा दे रहे हैं। तो 99 सीटें कांग्रेस जीतती है। और इस समय में राज्यपाल जो होते हैं वो एमजी हैलेट होते हैं। कौन होते हैं? एमजी हैलेट होते हैं। उन्होंने जो है बोला कि भाई साहब आप लोग आके जो है सरकार बनाइए। अब कांग्रेस की तरफ से श्री कृष्ण सिन्हा को जो है सरकार बनानी है, लेकिन ये बोलते हैं गवर्नर को कि भाई साहब आपका देखिए हस्तक्षेप हमको नहीं चाहिए, लेकिन गवर्नर बोलता है बैक थोड़ा सा करेंगे हस्तक्षेप। बोलते बैक हम नहीं बनेंगे फिर। तो इनिशियली जो है इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस जो है उनको प्रीमियर, उस समय में चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर बने पहले मोहम्मद यूनुस, मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के ये थे। उसके बाद में कुछ टाइम बाद लेकिन 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह जो है वो कांग्रेसी मंत्रिमंडल बनता है, उसके ये मेन लीडर के रूप में उभरते हैं और पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनते हैं। अगर आपसे पूछे कि बिहार का पहला प्रधानमंत्री कौन बना, तो मोहम्मद यूनुस। बिहार का पहला कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बना, तो श्री कृष्ण सिन्हा, ठीक है। उसके बाद में आपको पता है कि 31 अक्टूबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना परामर्श के, बिना इसके कोई सलाह के इसको अ पार्टी टू द वॉर डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया इज ऑल्सो अ पार्टी टू द वॉर। एंड उसके वजह से विरोध में कांग्रेस मंत्रालयों ने हर जगह से त्यागपत्र दे दिया 31 अक्टूबर 1939 को। और आपको पता है कि फिर से जब वापस हम लोग का इंडिपेंडेंस आता है तो श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री जो है फिर से स्टार्ट करते हैं, बिहार केसरी के नाम से जानते हैं, श्री बाबू के नाम से भी इनको हम जानते हैं, है ना। 1946 से 1961 तक के मुख्यमंत्री भी रहे। इन्होंने ही जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया, ठीक है। ये 31 जनवरी 1961 को इनका देहांत होता है, ठीक है। और यहाँ पे इनफैक्ट एक आपको बात बता दें दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनसे रिलेटेड एक किस्सा है। आपको देवघर में जो बैद्यनाथ धाम, जिसमें अभी बोलबम के टाइम में, सावन के टाइम में इतनी भीड़ होती है, उस समय में दलित्स के लिए, सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लिए वो अलाउड नहीं था वहां पे जाना। और एक बार विनोबा भावे जो है उस समय में भूदान कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि भाई साहब दलित्स को लेके कि भाई ये तो गलत है, तो उन्होंने लेके गया तो जाने नहीं दिया। जब ये बात हुई, ऐसा बात पता चला कि भाई विनोबा भावे जो है लेके जा रहे थे, उनको जाने नहीं दिया, वहां पे जो महंत और पुलिस लोग सबसे मारपीट कर दिया। तो उस समय में श्री कृष्ण सिंह एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार वो खुद जाते हैं। और उस समय में महंत लोग, प्रीस्ट लोग ऐसे ऐसे नाक फफड़ा रहा है, चीजें कर रहा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि श्री कृष्ण सिंह को रोक दे। और श्री कृष्ण सिंह दलित अपने भाइयों बहनों के साथ में मंदिर के अंदर में जाते हैं, एंड दैट एक्चुअली लेड टू द एंट्री ऑफ दलित्स इन बैद्यनाथ धाम, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम लोग बात करें बिहार में दोस्तों, ये अब लास्ट आपका इंपॉर्टेंट है, इसके बाद खत्म हो जाता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है दोस्तों, जब ग्वालियर टैंक से, मुंबई के ग्वालियर टैंक से महात्मा गांधी बोलते हैं कि डू और डाई, करो या मरो, की अब स्थिति है। इस भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग अगस्त क्रांति के भी नाम से जानते हैं। लेकिन जब ये सब डिक्लेयर हुआ तो अगले दिन जितने भी बड़े नेता थे उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद में तुरंत जो है ये मूवमेंट अंडरग्राउंड हो गया।
अगर आप इसमें देखेंगे तो थोड़ा सा वायलेंस भी होता है, और इसको बोला जाता है कि इट वाज द मोस्ट अनगांधीयन ऑफ द गांधीयन मूवमेंट्स। मोस्ट अनगांधीयन ऑफ द गांधीयन मूवमेंट्स इसको बोला जाता है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस था, क्योंकि थोड़ा वायलेंस था, क्योंकि सारे टॉप लीडर को जब आप अरेस्ट कर लिए हो तो लोग अपने हिसाब से काम को कर रहे थे। अगर आप बिहार में देखेंगे कि राजेंद्र प्रसाद को भी अरेस्ट कर लिया गया और बांकीपुर जेल में भेज दिया गया। उसके बाद में जयप्रकाश नारायण आते हैं और वो फिर क्या करते हैं कि इसको एक अलग लीडरशिप देते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट को। जयप्रकाश नारायण की अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो आपको पता ही है कि ये आचार्य नरेंद्र देव के साथ में इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। जब बहुत बड़े लोग जब भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार हो गए तो इन्होंने आंदोलन का कमान संभाला। और जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया था तो दोस्तों 9 नवंबर 1942 को, याद रखिएगा डेट, ये 9 नवंबर 1942 को दिवाली की रात योगेंद्र शुक्ल और बाकी 6 लोगों के साथ में पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो राजनीतिक बंदी थे उनके साथ में फरार हो गए। और अंडरग्राउंड मूवमेंट उस समय में बहुत इंपॉर्टेंट चला था दोस्तों। अंडरग्राउंड मूवमेंट को इन्होंने लीडरशिप दी। नेपाल में भाग गए। नेपाल के तराई में जो है वहां पे आजाद दस्ता एक जो है गुरिल्ला फोर्स का गठन किया, जिनको कि गुरिल्ला टैक्टिक्स वगैरह सिखाया वहां पे लोगों को। और वहां पे एक बकरों का टापू या बकरी का टापू बोलते हैं, नेपाल सीमा में एक जो है जगह है, वहां पे इनको जो है कैंप प्रोवाइड करा के बढ़िया ट्रेनिंग वगैरह देते थे। ठीक है। इसी टाइम में अगर मैं आपको बोलूं कि राम वृक्ष बेनीपुरी बहुत ही इंपॉर्टेंट इस समय में लीडर रहे। हिंदी लेखक, समाजवादी नेता ये हैं, मुजफ्फरपुर के औराई ब्लॉक के हैं। हजारीबाग जेल में जब इनको कैद किया गया तो उन्होंने हाथ से लिखा हुआ पत्रिका तूफान निकाला करते थे, हाथ से लिखकर तूफान आ जाएगा, और क्रांतिकारी संदेश फैलाते थे। राम वृक्ष बेनीपुरी दोस्तों याद नहीं, भूलना नहीं है। माटी की मूर्तें बहुत सारे उनके जो है कृति हैं। उसके बाद में दोस्तों अगर आप देखेंगे सिलभद्र याजी, ये तो इनका थोड़ा सा ये हो गया, यहाँ पे हम आपको सही करके दे देंगे पीडीएफ के लिए दोस्तों आपको आईएएस वैली के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। ठीक है। तो सिलभद्र याजी भी बिहार के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी हुए। ये सुभाष चंद्र बोस के साथ में रहे। आज़ाद हिंद फौज हो गया, चाहे फॉरवर्ड ब्लॉक जब बनाते हैं सुभाष चंद्र बोस, उस समय में इनके साथ में रहते हैं। और 1942 में दिल्ली मुंबई से जो है ये भूमिगत मतलब अंडरग्राउंड जो है ये संचालन करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अगर आप देखेंगे कि इसी भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में गुप्त रेडियो जो है वो शुरू होता है, मतलब अंडरग्राउंड रेडियो कौन, उषा मेहता द्वारा, अरुणा असफ अली, ये सब लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। जेपी बिहार में भी इस तरीके कुछ काम करते हैं, अंडरग्राउंड प्रेस से जनता नामक समाचार पत्र स्टार्ट करते हैं। इसका भी जो है सीक्रेट पब्लिकेशन होता है। पटना सचिवालय कांड बहुत ही दोस्तों दर्दनाक, बहुत ही अविस्मरणीय एंड बहुत ही ट्रैजिक एक इंसिडेंट था भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में। छात्रों का शांतिपूर्ण एक जुलूस निकल रहा था दोस्तों, सचिवालय भवन पे तिरंगा फहराने जा रहे थे ये छात्र। और क्या हुआ कि उस समय में जो पटना का जिलाधिकारी था WG आर्चर, उसने शुरुआत में पहले रोकने की कोशिश की, बाद में अचानक से बोला कि गोली चला दिया जाए इस सब पे। और हमारे जो 7 उस समय छात्र थे वो शहीद हो गए। और आज यही जो इनकी शहीदी है, ये पटना का शहीद स्मारक उनके स्मृति में अभी बना हुआ है। तो 11 अगस्त 1942 को ये WG आर्चर के ऑर्डर पे ये 7 हमारे जो छात्र थे उन्होंने शहादत दी। अगर इसी टाइम में हम लोग दोस्तों बात करें कि भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया वाला रीजन में, भागलपुर, मुंगेर और पूर्णिया वाला रीजन में अंडरग्राउंड सियाराम दल का प्रभाव चल रहा था। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तारा रानी श्रीवास्तव सारण की एक वीरांगना, उन्होंने अपने जो पति हैं फुलेंदु बाबू के साथ में एक थाना के भवन पे तिरंगा फहराने के लिए निकली। पुलिस ने जो है गोलियां चला दी, तो पति जो फुलेंदु बाबू हैं वो घायल हो गए। इन्होंने थोड़ा सा उनको ठीक ठाक करके गए और ये तारा रानी जाके थाना में अपना ध्वज लहराया, फ्लैग जो है उसको लहराया। और उसके बाद में जब वापस आके देखती है तो उनके पति शहीद हो चुके होते हैं। ये बहुत ही सारण में जो है ये ऐसा होता है। कर्पूरी ठाकुर भी इस समय में हमारे जो यूथ लीडर थे, समस्तीपुर के शिक्षक थे और छात्र नेता थे। 18 वर्ष की उम्र में ये कूद पड़े। तो कर्पूरी ठाकुर भी भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट किए दोस्तों। तो यही सब दोस्तों कुछ था आपका। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अब हम लोग थोड़ा सा ना कांग्रेस सेशन फटाफट कर लेते हैं दोस्तों। बहुत ही मतलब आपके लिए हम क्रिस्प वे में लेके आए हैं, ज़्यादा नहीं है। देखिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और ये बम्बई में इसका पहला सेशन होता है। वोमेश चंद्र बैनर्जी जो है पहले इसके प्रेसिडेंट होते हैं। स्थान जो है वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज होता है।
शुरुआत में ऐसा था कि भाई पुणे में इसका पहला सेशन होगा, लेकिन प्लेग के कारण जो है बंबई में इसको ट्रांसफ़र करना पड़ा। पुणे में प्लेग आ गया था तो बंबई में इसका हुआ। संस्थापक इसके एओ ह्यूम को माना जाता है। स्कॉटलैंड के थे एओ ह्यूम, इंडियन सिविल सर्विसेज के थे, और हर्मिट ऑफ शिमला इनको बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे एक तपस्वी की तरह हर्मिट शिमला में रहते थे। प्रतिनिधि अगर आप देखेंगे कितने डेलीगेट्स जो थे वो इस बार गए, तो डेलीगेट्स अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 72 थे, और इसमें अधिकांश जो है सरकारी वकील या पत्रकार या तो लॉयर है या जर्नलिस्ट थे। अब ये पूछ देता है कभी कभी कि इस 72 में से अलग अलग जगह से कहाँ कहाँ आए। तो चूंकि ये बॉम्बे में हो रहा है तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से सबसे ज़्यादा आए। कितने आए? 38 आए। उसके बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी से कितने आए? तो 21 आए। उसके बाद में बंगाल प्रेसिडेंसी से बंगाल से कितने आए? तो बंगाल से 3 आए। बिहार से इसमें कोई नहीं आया। देखिए बंगाल में ही बिहार था, लेकिन बंगाल से जो 3 लोग आए ना वो बंगाल वाले रीजन से ही थे। बिहार से इसमें कोई प्रतिनिधि नहीं था। इस समय में गवर्नर जनरल लॉर्ड डुफ्रेन थे। 86 में आपको कलकत्ता में होता है, दादा भाई नौरोजी बनते हैं प्रेसिडेंट। प्रतिनिधि टोटल 434 होते हैं, इसमें बिहार से 31 आते हैं और मुस्लिम टोटल 33 इसमें से रहते हैं डेलीगेट्स। यहीं पे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, जिसको कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन भी आप पहले बोल दीजिए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन भी या इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी आप बोल दीजिए, वो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा चलाया जा रहा था। वो फाइनली कांग्रेस में उसका विलय हो जाता है 1886 में। 1887 में मद्रास में होता है, बदरुद्दीन तैयब जी बनते हैं, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस के। इस समय में प्रतिनिधि आपका कितना है? 607 डेलीगेट्स। 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल बनते हैं, पहले यूरोपीय अंग्रेज अध्यक्ष। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ आपको हम बताएंगे कि यहाँ पे क्या हुआ ना कि चूंकि 1885, 86, 87 सब में तो लॉर्ड डुफ्रेन जो है वो बोला कि ठीक है कांग्रेस का बनाया हो, शुरुआत में तो ही वाज अप्रिसिएटिव ऑफ इट, बट बाद में देखा कि यार ये सब तो बहुत ही ज़्यादा नाक में दम किया हुआ है। तो लॉर्ड डुफ्रेन ने इलाहाबाद के वहाँ के लोकल जो भी अथॉरिटीज उनको बोल दिया कि इलाहाबाद में ये लोग करने वाला है अपना सेशन, ये लोग को जो है मतलब बैठने के लिए जगह ना मिले। तो उस समय में महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह दरभंगा के जो हैं, उन्होंने बोला कि भाई साहब एक चीज़ ही खरीद लेते हैं। खरीद लिए लॉथर कासल करके जो है वहाँ पे इलाहाबाद में उन्होंने खरीद लिया। बाद में इसको दरभंगा कॉलोनी भी के नाम से जाना गया। तो जब जमीन की जरूरत पड़ी तो महाराजा के लक्ष्मेश्वर सिंह ने जमीन मुहैया कराकर और कांग्रेस के सेशन को सक्सेसफुल बनाने में मदद किया। 1888 का इलाहाबाद वाला सेशन। 1896 में रहीमतुल्लाह सयानी के टाइम में वंदे मातरम का जो है पहली बार गायन किया गया कांग्रेस के सेशन में। 1901 में कलकत्ता में सेशन होता है, वहाँ पे गांधी जी पहली बार कांग्रेस के सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। 1905, 6 और 7 आपको पता ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। 1905 में बनारस में सेशन होता है, गोपाल कृष्ण गोखले रहते हैं प्रेसिडेंट। पहली बार स्वदेशी की मांग की जाती है और पहली बार गोखले को विपक्ष का नेता घोषित किया जाता है अंग्रेजों द्वारा। 1906 में कलकत्ता में होता है सेशन, दादा भाई नौरोजी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। कांग्रेस ने 4 सूत्र इसे यहाँ पे अपनाते हैं, स्वराज, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन एंड बॉयकॉट, ठीक है, बहिष्कार। 1907 में सूरत में होता है और इस समय में रास बिहारी घोष रहते हैं, बोस नहीं घोष। और इसी समय में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में लड़ाई हो जाए, चप्पल जूता चल जाता है, मुकल्लात हो जाता है, क्योंकि जो गरम दल वाले लोग हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, वो चाहते हैं कि लाला लाजपत राय बने हमारे अध्यक्ष और ये लोग चाहते हैं कि रास बिहारी घोष बने। तो इसी पे जो है पूरा ये हो गया। अब ये सत्र जो है अधूरा हो जाता है, विभाजन हो जाता है, सूरत स्प्लिट, इसी को बोलते हैं सूरत विभाजन, इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इस सत्र का, क्योंकि ये पूरा अच्छे से नहीं हो पाया था, तो इस सत्र का शेष जो रिमेनिंग जो कार्यवाही जो होता है वो 1908 में अगले साल होता है मद्रास में। अध्यक्ष रास बिहारी घोष ही होते हैं। तो ये जो है ना, इसको भी हम लोग वही सेशन बोलते हैं, 1907 वाला इस सेशन का नंबर वही देते हैं, ठीक है। तो एक जो है सेशन ऐसा हुआ जब सूरत और मद्रास दोनों जगह हुआ। 1911 में कलकत्ता में होता है, उसमें विशन नारायण दार होते हैं। ये जनगण मन पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। जनगण मन क्या है? राष्ट्रगान है। क्या है दोस्तों? राष्ट्रगान है या फिर नेशनल एंथम है, या फिर क्या है? नेशनल एंथम। वही वंदे मातरम क्या है? वंदे मातरम क्या है? वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान नहीं, राष्ट्रगीत या फिर नेशनल सॉन्ग, ठीक है। और ये राष्ट्रगान है जनगण मन।
तो 1911 में राष्ट्रगान हम लोग का पहली बार गाया गया। 1912 में 27वां जो कांग्रेस का सेशन हुआ वो बांकीपुर जो पटना में है वहां पे हुआ। अब क्वेश्चन एक बार बीपीएससी पूछा हुआ है, जानते हो कि भाई 1912 वाला सेशन कहाँ पे हुआ? अब बांकीपुर भी है ऑप्शन में, पटना में भी है, पटना भी है, तो आप जो ज़्यादा सटीक रहेगा उसको मारोगे, बांकीपुर मारोगे, ठीक है। यहाँ पे आर एन मुधोलकर रहे कांग्रेस के प्रेसिडेंट। ये 17वीं का एग्जाम का क्वेश्चन है। इसी सत्र में एओ ह्यूम को कांग्रेस का जनक कहा गया, क्योंकि 1912 में ही उनका देहांत हो जाता है एओ ह्यूम का। तो इमोशन में आके जो भी कांग्रेस के नेता लोग हैं बोलते हैं कि भाई साहब इनको जनक मान दिया जाए। अब 1915 में बंबई में होता है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा होते हैं। और 1909 में वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रथम भारतीय रहते हैं। 1920 में बिहार उड़ीसा के प्रथम जो है गवर्नर बनते हैं ये, ठीक है। 1916 की अगर हम लोग बात करें तो लखनऊ में होता है, अंबिका चरण मजूमदार ए सी मजूमदार होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे लखनऊ पैक्ट 1916 में, इसी 1916 में राजकुमार शुक्ला भी जाके गांधी जी से मिलते हैं। और यहाँ पे लखनऊ पैक्ट होता है जिसमें कांग्रेस में मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट का पुनर्मिलन हो जाता है। लेकिन ये लखनऊ पैक्ट दो चीज़ों का पैक्ट है, एक तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का, और एक है कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता। तो ये लोग भी समझौता कर लेते हैं कि साथ में लड़ाई करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। इस सेशन में तिलक और एनी बेसेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है मिलाने में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को। 1917 में कलकत्ता में होता है जहाँ पे एनी बेसेंट बनती है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। ये विदेशी आयरिश मूल की रहती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट कौन है, तो आप बोलोगे एनी बेसेंट। लेकिन फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट कौन है, तो ये तो इंडियन तो है नहीं, एनी बेसेंट तो इंडियन तो है नहीं। तो वो 1925 में कानपुर वाला जो है ये सरोजनी नायडू जो बनती है, ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है। लेकिन पहली महिला अध्यक्ष ये एनी बेसेंट है, ठीक है। 1920 में आपको दो सेशन होता है, मैंने आपको बताया है। नॉन कोऑपरेशन के टाइम में एक लाला लाजपत राय का कलकत्ता में और सी विजय राघवाचार्य का नागपुर में, ये सब हमने आपको कर दिया है। यहीं पे गांधी जी ने दिया था कि भाई 1 वर्ष में स्वराज का नारा, ठीक है। आप देखिए लाला लाजपत राय कलकत्ता में जो है वहाँ पे अध्यक्ष बनते हैं, और बगल में ही ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का भी अधिवेशन चल रहा था, तो वहाँ पे भी बगल वाला रूम में चले गए, वो उसके भी पहले अध्यक्ष बन गए, ठीक है। 1922 में 37वां जो कांग्रेस का सेशन होता है वो गया में होता है, सी आर दास के अध्यक्षता में। क्योंकि सी आर दास जेल में थे इसीलिए अध्यक्षता हाकिम अजमल खान ने की। और उसके अगले वर्ष जो है आपको पता ही है कि इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन हो गया। 1923 में एक विशेष सत्र बुलाया जाता है कांग्रेस का, जिसके अध्यक्ष होते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और ये 35 वर्ष की उम्र में अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष हो जाते हैं। सबसे यंगेस्ट जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बनते हैं 35 वर्ष की उम्र में। 1924 में बेलगाम में होता है, बेलगांव कर्नाटक में है ये। यहाँ पे आपके अध्यक्ष होते हैं महात्मा गांधी, और ये गांधी जी की एकमात्र अध्यक्षता रहती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप बात याद रखेंगे। 1925 में कानपुर में सरोजनी नायडू हो जाती हैं भारत की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। 1926 में गुवाहाटी में एस श्रीनिवास अयंगार होते हैं, जिस समय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य हो गया। 1929 लाहौर जवाहरलाल नेहरू, हम लोगों ने ये बात बोल दिया है कि कैसे पूर्ण स्वराज का ऐलान होता है। 1930 में कोई भी सेशन नहीं होता है, क्योंकि 1930 के टाइम में हम लोग का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है। 1931 की अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो यहाँ पे कराची में होता है, स्पेशल सेशन आपका होता है मार्च में, और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल रहते हैं। जब 23 मार्च को 23 मार्च को 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के घाट चढ़ा दिया जाता है। और उसके एक हफ्ते बाद 30 मार्च के आसपास में ये जब सेशन होता है, तो जब कराची में पहुंचते हैं ट्रेन से सब लोग, तो गांधी जी को काला झंडा ये सब दिखाया जाता है कि कैसे आपने नहीं बचाया भगत सिंह को, अगर आप चाहते तो बचा सकते थे उनको। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, ये सबसे रिलेटेड बातें यहाँ पे की गई। गांधी इरविन के बीच में समझौता हो गया था, तो उस पर भी अनुमोदन मतलब अप्रूवल ठप्पा लग गया। 1936 में लखनऊ का सेशन होता है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और यहाँ पे समाजवाद, सोशलिज्म या फिर योजनाबद्ध विकास मतलब प्लान्ड डेवलपमेंट पर जोर दिया जाता है, ठीक है। उसी वर्ष जनरली देखिए दोस्तों, अगर आप देखिएगा इंटरनेट पे तो बोला जाता है कि फैजपुर का जो सेशन हुआ वो आपका 1937 में हुआ, नहीं,
फैजपुर का सेशन भी आपका 1936 में ही होता है और लखनऊ का सेशन भी 1936 में ही होता है। ठीक है, लखनऊ का सेशन अप्रैल में होता है और फैजपुर वाला सेशन, फैजपुर आपका कहाँ पे है दोस्तों? फैजपुर आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में ये पहला ग्रामीण अधिवेशन बनता है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे कि 1938 में हरिपुरा में होता है सेशन, सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्षता में। गुजरात में है ये हरिपुरा। यहाँ पे नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन होता है जिसके अध्यक्ष नेहरू जी बनते हैं। 1939 में त्रिपुरी में फिर से सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक क्राइसिस हो जाता है, त्रिपुरी क्राइसिस, त्रिपुरी संकट। एक्चुअली हुआ क्या यहाँ पे कि त्रिपुरी में गांधी जी अपने तरफ से पटाभी सीतारमैया को बोले कि भैया तू बन जाओ अध्यक्ष। ठीक है, लेकिन जब पटाभी सीतारमैया खड़ा हुए तो बोस जी ने उनको हरा दिया। तो इस पे जो गांधीयन खेमे के जो लोग थे, जैसे सरदार पटेल चाहे राजेंद्र प्रसाद, ये लोग जो है ना खमखा हो गए। ठीक है कि अरे ऐसे कैसे हो गया यार कि जो है ये हरा दिए। तो लोग जो है ना बोस के साथ में कोऑपरेट ही नहीं कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस के साथ में। तो लेकिन इसीलिए अगले महीना में उन्होंने बोला कि भाई हम रिजाइन करते हैं। और अब मई में उन्होंने क्या किया, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर दिया कांग्रेस के अंदर। जब ये रिजाइन कर दिए तो उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का जो है अध्यक्ष बनाया गया। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि जब त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस रिजाइन किए तो उसके बाद में किनको अध्यक्ष बनाया गया था। 1940 में आपका रामगढ़ में सेशन होता है जो अब झारखंड में है, लेकिन उस समय में बिहार का ही पार्ट था। उस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बनते हैं, ये 53वां सेशन है। और ये जो है 1940 में जो ये यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बनते हैं तो 1940 से 46 तक यही अध्यक्ष रहते हैं, क्योंकि उस समय में कुछ होता नहीं है सेशन। 1947 में जब देश हमारा आज़ाद होता है तो जेबी कृपलानी जो है स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष रहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ में आपका पूरा जो है बिहार का हिस्ट्री खत्म हो गया। और 1 घंटा 41 मिनट 40 मिनट का ये वीडियो है, इसमें आपको 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।